आप प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 531 आपातकाल। सब लोग तुरंत खाली करो। नताशा पूरे दिन में 7-8 बार कैंप के चक्कर लगा आई थी, बस ये पूछने के लिए कि कर्नल रोशनी वापस आई हैं या नहीं। क्योंकि वह एक महिला थी, इसलिए पहरे पर तैनात सिपाहियों ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया, वरना कैप्टन करण शेरगिल के सख्त आदेशों के मुताबिक उसे कैंप से 50 मीटर दूर ही रोक दिया जाता। बेशक शुरू में उसे जवाब पाने के लिए पास जाकर पूछना पड़ा था। बाद में जब संतरी को उसका मकसद पता चल गया, तो जैसे ही वह कैंप से थोड़ी दूर दिखाई देती, वह खुद ही सिर हिलाकर इशारा कर देता। यहाँ तक कि जब बाद में संतरी बदले, शायद शिफ्ट बदलते समय मिले निर्देशों के कारण उन्होंने भी दूर से ही सिर हिला दिया, जिससे उसकी पैदल चलने की मेहनत बच गई। हालांकि वह 7-8 बार दौड़ी और हर बार जवाब में सिर का हिलना ही मिला, जिससे वह निराश भी थी और उम्मीद से भरी भी। निराश इसलिए क्योंकि उसे नहीं पता था कि रणवीर गिल को सफलता की उड़ान भरते देखने के लिए उसे यहाँ और कितना इंतजार करना पड़ेगा, और उम्मीद इसलिए क्योंकि आज रात वह रणवीर गिल को पूरी तरह अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाएगी। और तो और किस्मत भी उस पर मेहरबान थी। आज रात महेश पाटिल के घर पर कई मेहमान आए हुए थे। शहर से देर रात का नाश्ता करके लौटने के बाद भी ये मेहमान अभी भी वहीं थे। मुख्य हॉल के सामने वाले कमरे में शराब पी रहे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। पहले उसे थोड़ा डर था कि गांव के कमरों में आवाज गूंजती है और दीवारें पतली हैं, इसलिए वह अपने कुछ खास तरीके इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन अब उसे चिंता की कोई बात नहीं थी। इन आवाजों की आड़ में वह अपने कई दांव पेच जैसे बेधड़क होकर रणवीर के कान में आहें भरना बिना किसी झिझक के इस्तेमाल कर सकती थी। वह जानती थी कि रणवीर गिल कशिश खन्ना को पसंद करता है, और वह जानती थी कि उसका अंतिम लक्ष्य कशिश से शादी करना है, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि भले ही रणवीर अंत में कशिश से शादी कर ले, वह उस स्वाद को कभी नहीं भूल पाएगा जो नताशा उसे चखाएगी। आखिरकार कशिश खन्ना जैसे बड़े खानदान की लड़की किसी मर्द की सेवा करने के लिए तो नहीं झुकेगी। ऐसी औरत से शादी करके उसके पीछे के रसूख का इस्तेमाल करने और उसे समाज में दिखावे के लिए साथ रखने के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी बहुत सुहावनी नहीं होगी, खासकर रात की शादीशुदा जिंदगी। अंदाजा है कि शादी के बाद हनीमून के दौरान ही रणवीर को कशिश में दिलचस्पी रहेगी, लेकिन 1 महीने बाद कशिश के रूखे और घमंडी बर्ताव से रणवीर निश्चित रूप से ऊब जाएगा, और तब उसे कुदरती तौर पर नताशा की खूबी याद आएगी। उसे यकीन था कि रणवीर ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उससे मिलने, उसके साथ वक्त बिताने का मौका निकाल ही लेगा। और एक बार रणवीर ने ये शुरू कर दिया तो वह पीछे मुड़कर नहीं देख पाएगा। तब वह उसका और भी ज्यादा दीवाना हो जाएगा और उस पर और भी ज्यादा पैसा लुटाने को तैयार रहेगा। यहाँ तक कि एक बार रणवीर कामयाबी हासिल कर ले और उसे खन्ना परिवार के सहारे की जरूरत न रहे, तो शायद वह कशिश खन्ना को लात मारकर उससे शादी भी कर ले। उस सूरत में भी उसके पास बेशुमार दौलत होगी, इसलिए चाहे सिक्का किसी भी करवट गिरे, नताशा को लग रहा था कि उसका मुनाफा तय है। और कुणाल शाह को छोड़ने के बाद यह उसका नया रास्ता था। प्यार, उसे अब इसकी जरूरत नहीं थी, अब उसे बस पैसा कमाना था। लेकिन अपने शरीर के फायदे के अलावा उसके पास पैसा कमाने का कोई और तेज तरीका नहीं था, इसलिए वह इसे ही चरम सीमा तक ले जाने को तैयार थी। रणवीर गिल को अपने जिस्म के जादुई जाल में ऐसा फंसाना चाहती थी कि वह चाहकर भी निकल न सके और विरोध न कर सके। इसी मानसिक तैयारी के साथ जब वे देर रात नाश्ते के स्टॉल से लौटे, तो नताशा ने शराब की बदबू से सराबोर रणवीर गिल की बड़े प्यार से सेवा की, उसके कपड़े उतारने में मदद की।
महेश पाटिल के घर में गीजर नहीं था, नहाने के लिए पानी उबालना ही एकमात्र उपाय था। गनीमत थी कि महेश पाटिल ने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया था, इसलिए दिन में वह खास तौर पर बाजार जाकर उनके लिए एक इमर्शन रॉड, पानी गर्म करने वाली छड़ ले आए थे, वरना इतनी रात गए नहाने का मतलब होता चूल्हा जलाकर पानी गर्म करना। अपनी नजाकत और घरेलूपन को दिखाने के लिए नताशा ने बड़ी शिद्दत से बाहर से 3 बाल्टी पानी भरकर रणवीर के लिए धोया, फिर उसे टब में डाला और रॉड से गर्म किया। गर्म पानी होने का इंतजार करते हुए नताशा खाली नहीं बैठी। इसके बजाय आंखों में गजब की कशिश लिए उसने रणवीर को बिस्तर पर बैठाया और खुद धीरे से नीचे झुक गई। बिस्तर पर बैठा रणवीर गिल जानता था कि नताशा एक लुटेरी है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे फंसाने के लिए इस हद तक जाएगी, खासकर तब जब वह उस दोपहर 7-8 बार कैंप भागी थी, उसके करियर की उससे ज्यादा चिंता कर रही थी और अब उसके लिए नहाने का पानी गर्म कर रही थी और इस तरह उसे रिझा रही थी। इन सब बातों ने रणवीर को महसूस कराया कि वह कोई लुटेरी नहीं बल्कि एक अच्छी प्रेमिका है जो मर्द को खुश करना जानती है। नताशा की इन हरकतों के बाद ठीक जब रणवीर अपना आपा खोने ही वाला था, वह अचानक उठी, रणवीर को एक शैतानी मुस्कान दी, कहा कि वह नहाने का पानी चेक करने जा रही है और फिर कमरे में बने थोड़े तंग बाथरूम की ओर भाग गई। रणवीर, जिसकी कामुकता अब चरम पर थी, इस उत्तेजना को बर्दाश्त नहीं कर सका और तुरंत उसके पीछे हो लिया। नताशा ने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि रणवीर पीछे आएगा, इसलिए जब उसने नहाने के पानी को चेक किया तो वह नीचे नहीं बैठी बल्कि सीधे पैरों के साथ खड़ी रही और झुककर पानी छूने का नाटक किया। इस तरह उसके सीधे पैर, भले ही अभी भी पतलून में थे, रणवीर के सामने पूरी तरह नुमाइश कर रहे थे। रणवीर पहले ही थोड़ी शराब पी चुका था और अब नताशा को इस तरह पोज देते देख वह और कैसे सब्र करता। वह सीधा ऊपर गया और उसने बेदर्दी से नताशा की रुकावट को दूर कर दिया। नताशा के मुंह से एक नाजुक चीख निकली, हैरानी का नाटक करते हुए, लेकिन असल में उसका दिल खुशी से बाग बाग हो रहा था। बाहर कड़ाके की ठंड थी, सामने वाले हॉल से पीने और जुए के शोर की आवाजें आ रही थीं और टब में नहाने के पानी से भाप उठ रही थी। इन सब ने नताशा के लिए एकदम सही माहौल बना दिया था। वह बिना किसी रोक टोक या झिझक के रणवीर गिल को अपनी खूबियां इतनी गहराई से याद दिला सकती थी कि वह कभी न भूले, और वह रणवीर को यह समझा देगी कि उसका ये सुख कशिश खन्ना जैसी रईसजादी इस जन्म में तो कभी नहीं सीख पाएगी। अल्पविराम। ठीक जिस वक्त रणवीर और नताशा बाथरूम में रंगरलियां मना रहे थे, कैंप में एक लीडर की डॉर्मेटरी में जनरल हर्षवर्धन की देखरेख में महाराष्ट्र कमांड की 20 लाख फौज को नियंत्रित करने वाले दिग्गजों का एक समूह अपने शानदार अतीत को याद कर रहा था, शराब पी रहा था और जश्न मना रहा था। उनमें से किसी ने भी अपनी बाहरी जैकेट नहीं पहनी थी, इसलिए इसे वर्दी में शराब पीना नहीं माना जा सकता था। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि गुरु देवांश हमें बिना मिलावट वाला निर्मल जल 22 लाख में बेचने को तैयार हो जाएंगे। हमारे जवानों के लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, जनरल हर्षवर्धन ने गहरे जज्बात के साथ कहा, अपना जाम उठाते हुए। उस प्रायद्वीप पर बीते उन सालों को याद करता हूँ तो लगता है कि अगर हमारे जवानों के पास यह अच्छी चीज होती तो उस वक्त इतने लोग जख्मों से नहीं मरते। मेरा अनुमान है कि हताहतों की संख्या कम से कम 2/3 कम हो सकती थी। अफसोस। जनरल ध्रुव खन्ना ने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा, जैसे उस समय के दर्दनाक मंजर याद आ गए हों। गुरु देवांश जवानों की परवाह करते हैं, वह ऊपर से नीचे तक एक सच्चे देशभक्त हैं। ब्रिगेडियर चाणक्य खन्ना ने भी सिर हिलाया और तहे दिल से कहा, सिर्फ इस बिना मिलावट वाले निर्मल जल को कम कीमत पर खरीद पाने की खुशी में हमें एक जाम तो टकराना ही चाहिए। जनरल हर्षवर्धन ने अपना गिलास उठाते हुए कहा, चीयर्स, ये तो होना ही चाहिए। सभी ने एकमत होकर हामी भरी। गिलास टकराने के बाद उन्होंने सिर पीछे झुकाया और अपने प्याले खाली कर दिए। इस तरह 7 आदमी गपशप कर रहे थे और हंस रहे थे, इतने खुश और मग्न जैसे कि यह कोई और नया साल हो। और वक्त भी चुपचाप आधी रात तक पहुंच गया। नागपुर गांव के बुजुर्ग बरसों से जल्दी सोने के आदी थे और महजोंग खेल रहे वे नौजवान बुजुर्गों की आदतों का ख्याल रखते हुए जल्दी ही तितर बितर हो गए थे। हर कोई अपने घर लौटकर बिस्तर में लेट गया था, कोई फोन पर खेल रहा था तो कोई अपनी बीवी के साथ। हालांकि देवांश का परिवार अपने घर के आरामदायक तापमान के कारण और चूंकि बुजुर्ग दंपत्ति ने खाने के साथ औषधीय गोलियां ली थीं, पूरे जोश में थे और उनका आराम करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय लकी तनेजा, जिसने पूरी रात महजोंग खेला था, ने सुझाव दिया कि कुछ और देर रात के नाश्ते के लिए कस्बे में चला जाए। हालांकि लड़कियां देर रात खाने से मोटापे के डर से घबरा रही थीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह त्योहार का समय है तो कभी कभार खाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और इस तरह खुशी खुशी राजी हो गईं। मिस्टर और मिसेज बलवंत ठाकुर पहले जाना नहीं चाहते थे, पीहू के साथ घर पर रहने की सोच रहे थे, लेकिन वे नौजवानों की जिद के आगे नहीं टिक सके, इसलिए उन्होंने पीहू को दीपिका की जी-वैगन में बैठाया और फिर शान से सड़क की ओर निकल पड़े। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही गांव के छोर पर स्थित कैंप में कैप्टन करण शेरगिल का दरवाजा अचानक खटखटाया गया। डिप्टी कमांडर करण, कर्नल रोशनी सैटेलाइट फोन पर कॉल कर रही हैं।
यह आपातकाल है। करण पहले से ही कर्नल रोशनी के लिए चिंतित था। हालांकि वह बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे गहरी नींद नहीं आई थी। अब ये सुनकर कि कर्नल रोशनी कॉल कर रही हैं, वह पल भर में बिस्तर से उछल पड़ा। कर्नल रोशनी ने क्या कहा? करण ने दरवाजा खोला और घबराहट में पूछा। कर्नल रोशनी ने सिर्फ एक ही लाइन कही, आपातकाल, सब खाली करो। संचार अधिकारी ने कहा। वह पूरी तरह से उलझन और दहशत में था। जब करण ने ये शब्द सुने तो भले ही उसे पूरी स्थिति का पता नहीं था, लेकिन वह कुछ हद तक अंदाजा लगा सकता था कि कर्नल रोशनी उस ज़ोंबी को काबू करने में नाकाम रही हैं। जैसे ही उसने ये सोचा, करण का दिल बैठ गया। महाराष्ट्र कमांड के सभी बड़े अधिकारी कैंप में रुके हुए थे। अगर वह ज़ोंबी आ गया तो क्या वह एक ही बार में महाराष्ट्र कमांड के आला अफसरों का सफाया नहीं कर देगा? और नागपुर गांव में इतने सारे आम लोग हैं जो इस वक्त गहरी नींद में सो रहे हैं, क्या वे भी उस दरिंदे का खाना नहीं बन जाएंगे? करण लीडर की डॉर्मेटरी की ओर भागा, अपने बगल में दौड़ रहे संचार अधिकारी से पूछते हुए, क्या कर्नल रोशनी ने कोई खास वजह बताई? इस पल उसके मन में अभी भी उम्मीद की एक किरण थी। हालांकि संचार अधिकारी ने सिर हिलाया और कहा, सिग्नल्स बहुत खराब थे, रुक रुक कर आ रहे थे। कर्नल रोशनी ने बस वही एक वाक्य दोहराया, आपातकालीन सभा का सायरन बजाओ, फर्स्ट लेवल कॉम्बैट रेडीनेस। करण ने ये सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आदेश दे दिया। जल्द ही कैंप में इमरजेंसी असेंबली की सीटी बजी और यह सीटी तुरंत जनरल हर्षवर्धन के कानों तक पहुंच गई। सातों दिग्गज अभी समझ भी नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है जब उन्होंने दरवाजे के बाहर से करण की घबराई हुई आवाज सुनी, सर, कर्नल रोशनी ने संदेश भेजा है, हम सबको यहाँ से निकलने के लिए कहा है। जनरल हर्षवर्धन ने दरवाजा खोला और माथे पर शिकन के साथ पूछा, आखिर चल क्या रहा है? आसपास किसी को न देखकर करण ने जनरल हर्षवर्धन के कान में फुसफुसाया, कमांडर, मेरे अंदाजे के मुताबिक कर्नल रोशनी का मिशन शायद फेल हो गया है। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जनरल हर्षवर्धन का नशा काफी हद तक उतर गया। फिर वे जल्दी से कमरे में गए, जनरल ध्रुव खन्ना को खींचा और बाहर की ओर चल दिए। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, इससे पहले कि वे अपनी दिशा भी तय कर पाते, उनके पीछे पहाड़ की चोटी से कानों को फाड़ देने वाली, धरती को हिला देने वाली दहाड़ों का एक सिलसिला शुरू हो गया। अध्याय 532। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं कैंप के साथ जीने मरने की कसम खाता हूँ। धड़ाम। धमाका इतना तेज था कि लगा जैसे आसमान में कोई सुराख हो गया हो। न केवल सबके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी कांपी, बल्कि बैरक की कांच की खिड़कियां भी बेकाबू होकर थरथरा उठी, जैसे वे किसी भी पल चकनाचूर हो जाएंगी। इस धरती हिला देने वाले धमाके को सुनकर हर कोई एक साथ ठिठक गया। उनके चेहरे गंभीर हो गए और वे पीछे मुड़कर देखने लगे। लेकिन उस भूपंधेरी रात में वे सिर्फ वो बहरा कर देने वाली आवाज सुन सकते थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह क्या आवाज थी? जनरल हर्षवर्धन ने जोर से पूछा, माथे पर बल डालते हुए। हालांकि पीछे के पहाड़ से आ रही आवाज इतनी विशाल थी कि उसने जनरल हर्षवर्धन की आवाज को पूरी तरह दबा दिया, इतना कि किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वे बस खाली नजरों से पीछे के पहाड़ की दिशा में घूरते रहे, उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। ये देखकर जनरल हर्षवर्धन खुद को अपनी आवाज ऊंची करने और दोबारा चिल्लाने से नहीं रोक पाए। इस बार सबने उन्हें सुना और उनकी ओर मुड़कर देखा, लेकिन कोई उन्हें बता नहीं सका कि वह आवाज क्या थी। वे बस उनकी ओर देखकर सिर हिला सके, उनके चेहरे संजीदा थे। गनीमत रही कि वह तेज शोर ज्यादा देर तक नहीं चला। वह धीरे धीरे कम होने लगा और आखिरकार एक रुक रुक कर आती गड़गड़ाहट में बदल गया और उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपती खिड़कियों के साथ एक बार फिर शांत हो गई। ये बिजली कड़कने जैसा लगा, ब्रिगेडियर चाणक्य खन्ना ने कहा, लेकिन मैंने इतनी जिंदगी जी ली है और कभी ऐसी खौफनाक बिजली नहीं सुनी। जनरल ध्रुव खन्ना ने माथे पर शिकन लाते हुए सिर हिलाया। ये बिजली जैसा कम लग रहा है, ये किसी मिसाइल के जमीन पर फटने जैसा ज्यादा लग रहा है। आखिरकार वह एक ऐसे आदमी थे जो वास्तव में युद्ध के मैदान में रह चुके थे, इसलिए वह ऐसी आवाजों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थे। लेकिन ठीक इसी वजह से कि सब जानते थे कि वह इस मामले में कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हैं, उन्होंने उनकी बातों को संदर्भ के रूप में नहीं लिया। आखिरकार अगर सचमुच कोई मिसाइल गिरी होती तो पीछे का पहाड़ शायद अब तक आग की लपटों में घिरा होता, तो फिर यह अभी भी इस तरह घोप अंधेरे में क्यों था? इसके अलावा नागपुर गांव एक अंदरूनी इलाका है, इसलिए भले ही कोई बाहरी ताकत मिसाइलों से हमला करना चाहे, वह इस जगह तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी। संभवतः भारत की सीमा के पास पहुंचने से पहले ही उसे रोक दिया जाएगा। बेशक भारत की मौजूदा राष्ट्रीय ताकत के साथ इस दुनिया में कोई इतना बेवकूफ नहीं है जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की जुर्रत करे। जहां तक उनकी अपनी घरेलू मिसाइलों की बात है, तो एक छोटे से पहाड़ी गांव पर मिसाइल दागना और भी नामुमकिन होगा। इसलिए चाहे वे इसे किसी भी नजरिए से देखें, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वह बहरा कर देने वाला धमाका किसी मिसाइल के फटने की आवाज थी, और वे यह मानने को ज्यादा तैयार थे कि वह बिजली थी। लेकिन तभी कैप्टन करण ने अचानक कहा, क्या ये कर्नल रोशनी उस दरिंदे से लड़ रही हैं?
ये सुनकर सातों दिग्गज हक्के बक्के रह गए। आखिरकार कर्नल रोशनी पाटिल के पास एक ही मुक्के से पहाड़ को चकनाचूर करने की ताकत थी। अगर सचमुच वही उस ज़ोंबी को रोकने के लिए जान की बाजी लगा रही थी तो ये काफी संभव था कि इतनी उथल पुथल उन्हीं की वजह से हो रही हो। सिर्फ इंसानी ताकत से इतनी बड़ी उथल पुथल, क्या कर्नल रोशनी की ताकत कुछ ज्यादा ही खौफनाक नहीं है? एक बड़े अधिकारी ने घुप अंधेरे पहाड़ की ओर देखते हुए हैरान होकर कहा। हालांकि उन्होंने भी ऑल आर्मी ग्रैंड कॉम्पिटिशन देखा था, लेकिन वह आखिर एक प्रतियोगिता थी और हर कोई अपना हाथ रोके रहता था। सचमुच मौत तक लड़ना नामुमकिन था। इसलिए कई प्रतियोगिताएं देखने के बाद भी उन्होंने कभी ऐसा भव्य नजारा नहीं देखा था। पुरखों ने सही कहा था, इंसान कुदरत को जीत सकता है। इंसान वाकई इस दुनिया का सबसे खौफनाक वजूद है। दूसरे अधिकारी ने कहा। उसका चेहरा भी भय मिश्रित श्रद्धा से भरा था। अगर कर्नल रोशनी पहले ही कार्रवाई कर चुकी हैं, तो क्या हमें अभी भी इतनी जल्दी निकलने की जरूरत है? एक अन्य अधिकारी ने अपनी राय दी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उन्हें तुरंत सभी से एकमत मंजूरी मिल गई। जब करण ने कहा कि कर्नल रोशनी शायद अपने मिशन में फेल हो गई हैं, तो वे विरोध करना चाहते थे, क्योंकि वे बस यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि गरुड़ कमांडो फोर्स की कैप्टन रोशनी एक छोटे से ज़ोंबी को नहीं संभाल सकती। लेकिन जनरल ध्रुव खन्ना की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने अपने संदेह जाहिर नहीं किए और सावधानी बरतते हुए पहले वहां से निकलने का फैसला किया। आखिरकार कर्नल रोशनी उस दरिंदे को हरा सकती हैं या नहीं, यह एक बात थी, लेकिन क्या वह उस दरिंदे को ढूंढ सकती हैं, ये दूसरी बात थी। इसलिए वे बस यही सोच रहे थे कि रोशनी का उन्हें जल्दी खाली करने का अनुरोध शायद इसलिए था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ज़ोंबी गांव की ओर बढ़ रहा है और वह समय पर उसे पकड़ नहीं पाई। इसीलिए उन्होंने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करके उन्हें गांव छोड़ने और थोड़ी देर छिपने के लिए कहा। लेकिन अब जब रोशनी ने उस दरिंदे को रोक दिया था, तो वे स्वाभाविक रूप से चैन की सांस ले सकते थे। कमांडर हर्षवर्धन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ब्रिगेडियर चाणक्य ने पूछा। मेरा क्या ख्याल है? मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जनरल हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा। साफ तौर पर वह अब काफी तनाव मुक्त थे, लेकिन उन्होंने अपनी चौकसी पूरी तरह कम नहीं की थी। इसके बजाय उन्होंने जनरल ध्रुव खन्ना से कहा, सर, आपने हालात देख लिए हैं। यहाँ रहना सचमुच सुरक्षित नहीं है। क्यों ना आप हेलीकॉप्टर लें और पहले निकल जाएं? मैंने कहा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जनरल ध्रुव ने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें रोशनी पाटिल की ताकत पर भरोसा नहीं है? एक मुक्के से पहाड़ तोड़ना, क्या तुम्हें पता है ये किस स्तर की बात है? एक छोटी मिसाइल इससे ज्यादा नहीं होगी, है न? क्या ऐसा हो सकता है कि उस दरिंदे का शरीर छोटी मिसाइल को झेल सके? बकवास। जनरल हर्षवर्धन बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें फिर भी उन्हें समझाना पड़ा। लेकिन वह दरिंदा बहुत तेज है। क्या होगा अगर, और मेरा मतलब अगर, कर्नल रोशनी उसे समय पर रोक न पाई और वह चकमा देकर निकल गया? तब अंजाम। जनरल हर्षवर्धन आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सके। ब्रिगेडियर चाणक्य ने भी बगल से आग्रह किया, सर, कमांडर हर्षवर्धन सही कह रहे हैं। आपको पहले निकल जाना चाहिए। कम से कम आप हेलीकॉप्टर में बैठकर हवा में जा सकते हैं ताकि अस्थायी रूप से इससे बच सकें। बकवास। जनरल ध्रुव ने डांटा, जवान नहीं गए, गांव वाले नहीं गए। मैं एक फौजी होकर लड़ाई के मुहाने से कैसे भाग सकता हूं? जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोगों को उन्हें और समझाने की कोशिश करते देख उन्होंने तुरंत डांटा, बस और कोई बात नहीं। मैं इस कैंप के साथ जीने और मरने की कसम खाता हूं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोग इन शब्दों से बुरी तरह हिल गए। उम्मीद के मुताबिक जो व्यक्ति वास्तव में युद्ध के मैदान से आया हो, उसका ये हौसला उनके जैसे अफसरों के लिए जीवन भर सीखने के लिए काफी था। सर, आप सचमुच... धड़ाम। इससे पहले कि जनरल हर्षवर्धन अपनी बात पूरी कर पाते, पहले से भी ज्यादा बहरा कर देने वाली आवाज ने पल भर में उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। विशाल शॉकवेव ने वहां मौजूद दिग्गजों को लगभग उनके पैरों से गिरा ही दिया। ये जनरल हर्षवर्धन ही थे जिन्होंने मजबूती से अपने पैर जमाए, जनरल ध्रुव को संभाला और उन्हें गिरने से बचाया। क्या हो रहा है? क्या एक मुक्का काफी नहीं है और दूसरे की जरूरत है? ब्रिगेडियर चाणक्य ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि दरिंदा बहुत तेज था और पिछला मुक्का चूक गया? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जनरल हर्षवर्धन ने एक पल के लिए सोचा, फिर तड़पना बंद किया और डिप्टी कमांडर करण को आदेश दिया, करण, मेरे लिए कुछ फ्लेयर्स फायर करो। इस समय कैंप में फौज पहले से ही इमरजेंसी के लिए जमा थी, इसलिए जब करण ने ये सुना तो वह भागा और आदेश दिया। 3 फ्लेयर्स तुरंत पीछे के पहाड़ के ऊपर ऊंचे आसमान में दागे गए। फ्लेयर्स की रोशनी में सबने साफ देखा कि नागपुर गांव के पीछे के उस विशाल पहाड़ में वास्तव में ऐसी दरारें पड़ रही थी जो नंगी आंखों से फैलती दिख रही थीं। धड़ाम। जैसे ही फ्लेयर्स बुझे, एक और विशाल धमाका हुआ। इस बार सबने साफ देखा कि विशाल पहाड़ की चोटी उस गड़गड़ाहट की आवाज के साथ ही
पूरी तरह चकनाचूर हो गई और लाखों चट्टानों, कीचड़ और लकड़ी के ढेर में बदल गई, जो पहाड़ की तलहटी में बसे नागपुर गांव की ओर लुढ़कते चले आ रहे थे। अध्याय 533 भूस्खलन। भूस्खलन। जमा हुई फौज में से एक सिपाही अचानक दहशत में चिल्लाया, जिससे कैंप में मौजूद हर कोई, जो डर के मारे सुन्न हो चुका था, वापस हकीकत में लौट आया। घुप अंधेरी रात में फ्लेयर्स पहले ही बुझ चुके थे, लेकिन लुढ़कता हुआ मलबे का सैलाब अभी भी अंधेरे में एक बहरा कर देने वाली आवाज निकाल रहा था, और सबके दिमाग में केवल वह मंजर था जो उन्होंने अभी अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बिना हवा या बारिश के एक पूरी तरह से सही सलामत विशाल पहाड़ अचानक भूस्खलन का शिकार हो सकता है। और इसका दायरा इतना विशाल था, जो गांव के मुहाने से लेकर आखिर तक फैला हुआ था। कई किलोमीटर तक इसका वेग इतना प्रचंड था कि बस एक नजर ही लोगों के दिलों में खौफ भरने के लिए काफी थी। इसके अलावा जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि इस भूस्खलन की बनावट ऐसी लग रही थी जैसे यह मानव निर्मित हो। किस इंसान के पास इतनी भयानक ताकत हो सकती है? वह शख्स पहाड़ को क्यों तोड़ेगा? क्या सिर्फ उन्हें पूरी तरह दफनाने के लिए? इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, लुढ़कता हुआ मलबे का सैलाब बिजली की गति से उनकी ओर बढ़ा। जब सबने ये नजारा देखा तो उनमें भागने की इच्छा भी खत्म हो गई। भूस्खलन बहुत तेज था और कीचड़ और चट्टानों की मात्रा विशाल थी। जब तक वे गोलियों से तेज नहीं चल सकते थे, कोई भी संघर्ष बेकार था और वे पल भर में इन पहाड़ी चट्टानों के नीचे पूरी तरह समा जाएंगे। लेकिन ठीक जब सब निराश होने ही वाले थे, पहाड़ की तलहटी से थोड़ा ऊपर अचानक एक हल्की सूक्ष्म सुनहरी रोशनी जगी, और फिर उस दिखने में नाजुक रोशनी के साथ उसने नीचे गिरते हुए विनाशकारी भूस्खलन को मजबूती से रोक दिया। सुनहरी रोशनी का दायरा उतना ही चौड़ा था जितनी भूस्खलन की लंबाई, जैसे कि यह पहले से तय था, विशेष रूप से इन भूस्खलन के लिए ही पैदा हुआ हो। सुनहरी रोशनी हल्की थी, गांव के मुहाने से अंत तक कई किलोमीटर तक फैली हुई और दर्जनों मीटर ऊंची। घुप अंधेरी रात में यह एक विशाल सुनहरी दीवार, या शायद दुनिया में उतरती बुद्ध की रोशनी की किरणों जैसी लग रही थी, जिसने वहां मौजूद सभी के दिलों को हिला दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उन्हें अपनी आंखों के सामने जो हो रहा था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ सिपाहियों ने तो सोचा कि वे पहले ही मर चुके हैं और यह केवल मरते समय का कोई भ्रम है। इसलिए उसने हाथ बढ़ाया और खुद को थप्पड़ मारा, फिर दर्द से मुंह बनाया। ये नजारा देखकर जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोगों की आंखें भी अविश्वास से फट गईं। ठीक इस पल उनके दिलों में आपदा से बचने की खुशी का एक कतरा भी नहीं था। इसके बजाय उनका दिमाग उलझन और सदमे से भरा था। करण! जनरल हर्षवर्धन चिल्लाए, और करण का जवाब सुनने के बाद उन्होंने पूछा, क्या ये रोशनी पाटिल का काम है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। करण ने ये सुना और उस लगभग चमत्कारी सुनहरी रोशनी को दोबारा देखे बिना न रह सका। फिर उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, रिपोर्टिंग टू कमांडर, जहां तक मुझे पता है कर्नल रोशनी के पास अभी यह क्षमता नहीं लगती। अगर यह वह नहीं है तो और कौन हो सकता है? जनरल हर्षवर्धन ने नाक से कुढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, उन्हें अचानक कुछ एहसास हुआ और फिर उन्होंने सोच विचार कर अपने शब्द बदले। क्या ये वह हो सकता है? वह कौन? वह क्या हमारे कैंप में कोई ऐसा है जो फॉर्मेशन यंत्र विद्या में माहिर है? करण ने ये सुना और माथे पर शिकन लाते हुए पूछा। जनरल हर्षवर्धन ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय गंभीर चेहरे के साथ ब्रिगेडियर चाणक्य और बाकी लोगों की ओर देखा। इस समय ब्रिगेडियर चाणक्य और बाकी लोग भी जनरल हर्षवर्धन को गंभीर भावों से देख रहे थे, जैसे उनसे कोई जवाब चाहते हों। एक पल बाद जनरल हर्षवर्धन अचानक बोल पड़े, साथियों, अब हम सब पर उनका एक जीवनदान का कर्ज है। हर्षवर्धन, क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही है? ब्रिगेडियर चाणक्य ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। अगर यह वह नहीं है तो क्या नागपुर गांव में कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके पास ऐसी क्षमता हो? जनरल हर्षवर्धन ने पलटवार किया। ये सुनकर ब्रिगेडियर चाणक्य के माथे की लकीरें और गहरी हो गईं। लेकिन ये कैसे संभव है? चाहे वह कितना भी बड़ा जीनियस क्यों न हो, वह एक साथ यंत्र विद्या और मार्शल आर्ट्स दोनों की साधना तो नहीं कर सकता न? एक और बड़े अधिकारी ने बीच में कहा, इसके अलावा वह बहुत छोटा है। भले ही उसने माँ के पेट से ही साधना शुरू की हो, वह एक ही समय में दोनों विधाओं में माहिर नहीं हो सकता, है न? मुझे भी लगता है कि पॉलिटिकल कमिश्नर सही कह रहे हैं। आखिरकार ये बहुत अविश्वसनीय है। एक और व्यक्ति ने आगे आकर संदेह जताया। जनरल हर्षवर्धन ने उनसे बहस नहीं की, बल्कि माथे पर शिकन लाते हुए कहा, यह है या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जब तक ये सुनहरी रोशनी प्रभावी है, तब तक गांव वालों को निकालने के लिए समय का उपयोग किया जाए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सबने तुरंत प्रतिक्रिया दी, फिर जल्दी से आपदा प्रबंधन की स्थिति में आ गए, पहले से तैयार योजनाओं के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करना शुरू कर दिया। शांतांग और चवानवेन भूकंपों के बाद सेना ने 2 बार बड़े पैमाने पर अपनी आपातकालीन योजनाओं को अपडेट किया था, ताकि दोबारा ऐसी आपात स्थिति का सामना करने पर लोगों की जान और माल की पूरी सुरक्षा की जा सके।
10 साल से अधिक के अभ्यासों के बाद ये योजना प्रक्रियाएं हर सिपाही के दिमाग में इतनी गहराई से छप गई थीं कि चाकू से खुरचकर भी नहीं मिटाई जा सकती थीं। इसलिए बस एक पल में ब्रिगेडियर चाणक्य, जनरल ध्रुव और अन्य लोगों ने अपने फोन निकाले और आसपास की टुकड़ियों से संपर्क और उन्हें जुटाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वे मदद के लिए जल्दी पहुंच सकें। वसंत उत्सव की छुट्टियों के दौरान भी और आधी रात के समय उनके कॉल का लगभग तुरंत जवाब दिया गया, जो दिखाता था कि सेना की आंतरिक ड्यूटी प्रणाली कितनी मजबूत थी। जब वे मदद के लिए संपर्क कर रहे थे, जनरल हर्षवर्धन ने करण को भी आदेश दिए, तुरंत सभी सिपाहियों को गांव में भेजो, घर घर जाकर गांव वालों को जगाओ और फिर उन्हें कस्बे में ले जाओ। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सबसे पहले गांव वालों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यस सर, मिशन पूरा होगा। आदेश मिलते ही करण तुरंत कमान संभालने के लिए बाहर भागा। लेकिन तभी एक हल्की कड़कड़ की आवाज अचानक सबके कानों में पड़ी। हालांकि आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन धूप अंधेरी रात में न जाने क्यों यह असाधारण रूप से साफ थी, इतनी कि हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। जब उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो जो उन्होंने देखा उसने वहां मौजूद हर किसी को सन्न कर दिया। उस हल्की सुनहरी रोशनी के जरिए उन्होंने साफ देखा कि सुनहरी रोशनी से बनी विशाल सुनहरी बाधा, जो दर्जनों मीटर ऊंची थी, उसके निचले हिस्से में अब दरारें पड़ रही थीं, और ये दरारें लगातार बाहर की ओर फैल रही थीं। वह कड़कड़ की आवाज अभी उस सुनहरी बाधा के टूटने की आवाज थी। हर कोई जानता था कि यह सुनहरी बाधा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। लगातार जमा हो रहे मलबे के दबाव से कुचले जाना बस समय की बात थी। ये बुरा है, सुरक्षा कवच टूटने वाला है, जनरल हर्षवर्धन चिल्लाए और बिना एक शब्द और कहे उन्होंने कैंप की एक अस्थायी डॉर्मेटरी का दरवाजा उखाड़ा, उसे कंधे पर रखा और टूटते हुए सुरक्षा कवच की ओर दौड़ पड़े। हर्षवर्धन, तुम क्या कर रहे हो? ब्रिगेडियर चाणक्य की आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्होंने पूरे खौफ के साथ पूछा। मैं सिपाहियों और गांव वालों के लिए कुछ समय खरीदने जा रहा हूं। चाणक्य, तुम उन्हें लेकर यहां से निकलो, एक भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। जनरल हर्षवर्धन दौड़ते हुए चिल्लाए, उनके कदमों में जरा भी रुकावट नहीं थी। समय खरीदना कहने का मतलब वास्तव में अपनी जान के बदले उनकी जान बचाना था। हर कोई जानता था कि सुनहरी बाधा किसी भी पल टूट सकती है, और जब ऐसा होगा तो जनरल हर्षवर्धन सबसे पहले उसकी चपेट में आएंगे, उनका मरना तय है। वह सिपाहियों और गांव वालों के लिए जीवन की उम्मीद छोड़ रहे थे और अपने लिए मौत चुन रहे थे। जनरल साहब, मुझे जाने दीजिए, करण ने कहा, 2 कदमों को 3 में बदलते हुए, और बूढ़े जनरल हर्षवर्धन के पास पहुंच गया। वह जनरल हर्षवर्धन के हाथों से दरवाजा छीनना चाहता था, फिर उसे खुद उठाकर आगे दौड़ना चाहता था, ताकि दरवाजे का इस्तेमाल दरार वाली जगह को सहारा देने के लिए कर सके, जिससे सुरक्षा कवच मजबूत हो और उसके टूटने का समय धीमा हो जाए। हालांकि जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, जनरल हर्षवर्धन ने उसे धक्का दे दिया। पीछे हटो, मेरे आदेशों का पालन करो। अगर तुमने गांव वालों को अच्छी तरह सुरक्षित नहीं किया तो मैं वापस आकर तुम्हें गोली मार दूंगा। बोलने के बाद जनरल हर्षवर्धन ने फिर से गति बढ़ाई, उस सुनहरी बाधा की ओर दौड़ते हुए जो किसी भी पल टूट सकती थी, जैसे उन्होंने मौत को गले लगा लिया हो। उन्होंने कहा कि वे वापस आकर करण को गोली मारेंगे, लेकिन अगर वे गए तो क्या वे सचमुच वापस आ सकते थे? अंधेरी रात में हल्की सुनहरी रोशनी के नीचे सबने उस बुजुर्ग आदमी को देखा, जिसकी कनपटी के बाल सफेद हो रहे थे, जिसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी। हर कदम थोड़ा मुश्किल लग रहा था, फिर भी वह एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। और इस पल धूप अंधेरी रात में सामने वाले उस थोड़े झुके हुए बुजुर्ग आदमी की आवाज आई, भारत का सिपाही हर्षवर्धन यहाँ खड़ा है, मौत तू पीछे हट जा। अध्याय 534। जो कोई भी कहता है कि 90 और 2000 के दशक में पैदा हुए बच्चों में हिम्मत की कमी है, मैं हर्षवर्धन सबसे पहले उससे असहमत होऊंगा। भारत का सिपाही हर्षवर्धन यहाँ खड़ा है, मौत तू पीछे हट जा। हालांकि इस ललकार की आवाज पिछली दहाड़ जितनी तेज नहीं थी, और यहाँ तक कि सुरक्षा कवच के टूटने की कड़कड़ाहट जितनी भी तेज नहीं थी, लेकिन यह 1000 किलो के विशाल हथौड़े की तरह थी, जो कैंप के हर सिपाही के दिल पर भारी चोट कर रही थी। ये सिपाही पहले से ही गर्म खून वाले मर्द थे, और जनरल हर्षवर्धन के शब्द एक माचिस की तीली की तरह थे, जिसने उनके भीतर के जज्बात को तुरंत भड़का दिया, जिससे उनका खून उबलने लगा। ब्रिगेडियर चाणक्य खन्ना, जिन्हें एक विद्वान जनरल के रूप में जाना जाता था, आमतौर पर खुद को बेहद शालीन और बुद्धिमान पेश करते थे, लेकिन इस पल वह अचानक अपने सामान्य व्यवहार से बाहर निकल आए और दहाड़े, प्रताप, संगठन अब तुम्हें आदेश देता है कि सिपाहियों और गांव वालों को लेकर सुरक्षित निकल जाओ। बोलने के बाद ब्रिगेडियर चाणक्य ने जनरल हर्षवर्धन की नकल की, बैरक की डॉर्मेटरी से एक दरवाजा उखाड़ा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के सुनहरी बाधा की ओर दौड़ पड़े, जो बार बार टूट रही थी। ब्रिगेडियर चाणक्य जनरल हर्षवर्धन के उस आदेश के पीछे छिपी मंशा को कैसे नहीं समझते कि उन्हें निकासी का नेतृत्व करना है। वे जानते थे कि जनरल हर्षवर्धन डर रहे थे कि वे भी आगे दौड़ेंगे और उनके साथ बलिदान देंगे,
इसीलिए उन्होंने खास तौर पर उन्हें निकासी का नेतृत्व करने के लिए कहा, ताकि उनकी जान बचाई जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि भले ही वे पीछे हटें, उन्हें कोई मानसिक बोझ न हो। लेकिन हर्षवर्धन, जब तुम कंपनी कमांडर थे और मैं जमीनी स्तर पर एक पॉलिटिकल इंस्ट्रक्टर था, तब से हम साथ ही रहे हैं। अपने मौजूदा पदों तक हम, ये सुनहरी जोड़ी, कब अलग हुए हैं? क्या तुम्हें, हर्षवर्धन, गौरव मिलेगा, लेकिन मुझे, चाणक्य खन्ना को नहीं। अंधेरी रात में ब्रिगेडियर चाणक्य की आवाज अचानक गूंजी, भारत का सिपाही चाणक्य खन्ना यहाँ खड़ा है, मौत तू पीछे हट जा। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रताप सिंह ये नजारा देखकर लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के मेजर नायर को आदेश दिया, नायर, संगठन अब तुम्हें आदेश देता है कि सिपाहियों और गांव वालों को लेकर सुरक्षित निकल जाओ। बोलने के बाद उन्होंने कमांडर और ब्रिगेडियर की नकल की, एक दरवाजा उठाया और पीछे के पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। भारत का सिपाही प्रताप सिंह यहाँ खड़ा है, मौत तू पीछे हट जा। और मेजर नायर प्रताप सिंह के बात पूरी करने का इंतजार किए बिना सीधे ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख को आदेश दिया और फिर खुद भी एक दरवाजा उठाकर बाहर दौड़ पड़े। भारत का सिपाही नायर यहाँ खड़ा है, मौत तू पीछे हट जा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भारत का सिपाही ध्रुव खन्ना यहाँ खड़ा है, मौत तू पीछे हट जा। तब से आधे मिनट से भी कम समय में महाराष्ट्र कमांड के सभी बड़े अधिकारी और यहाँ तक कि जनरल ध्रुव खन्ना, जो एक बहुत बड़े ओहदे पर थे, सभी फ्रंट लाइन पर दौड़ पड़े, अपने शरीर का इस्तेमाल उन मलबे के सैलाब को रोकने के लिए करते हुए जो किसी भी समय गिर सकते थे। ये देखकर करण भी उनके पीछे जाने वाला था जब उसने दूर से जनरल हर्षवर्धन की आवाज सुनी, करण, जाओ लोगों को बचाओ। ये सुनकर करण ने दांत भींचे, तुरंत मुड़ा और कहा, सब ध्यान दें, फर्स्ट कंपनी नागपुर गांव के एक ग्रुप के लिए जिम्मेदार है। दीवारों पर चढ़ो और लोगों को जगाओ। अगर एक भी व्यक्ति छूट गया तो मत कहना कि तुम मेरे, करण शेरगिल के, सिपाही हो, कूच करो। उसके आदेश पर फर्स्ट और सेकंड कंपनी के सिपाही अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से बाहर भागे। थर्ड और फोर्थ कंपनी के सिपाही सीधे ट्रकों में चढ़ गए और गांव के प्रवेश द्वार की ओर चल दिए। वह कई किलोमीटर दूर था और चाहे वे कितना भी तेज दौड़ें, गाड़ी चलाना ज्यादा कारगर था। आगे बढ़ते हुए नीचे के कंपनी कमांडर ने आगे निर्देश दिया, एक स्क्वाड 20 घरों के लिए जिम्मेदार है। समय बर्बाद करने से बचने के लिए दोहराने की कोशिश न करें। बुजुर्गों, कमजोरों, बीमारों और विकलांगों को प्राथमिकता दें और याद रखें कि कोई भी गांव वाला छूटना नहीं चाहिए। जहां तक करण की बात है, उसने पेट्रोल कार चलाई, सीधे सायरन बजाया और कैंप से ऊपर की ओर गाड़ी चलाई, लाउडस्पीकर के जरिए चिल्लाते हुए, भूस्खलन, जल्दी खाली करो, भूस्खलन, जल्दी खाली करो। जल्द ही पूरे गांव में दरवाजे खटखटाने की आवाजें गूंजने लगी, जिसके बाद लगातार दहशत की आवाजें आने लगीं। गनीमत थी कि सिपाही वहां थे जो जबरदस्ती गांव वालों को उनके घरों से निकाल रहे थे, वरना अपने स्वभाव के चलते वे निश्चित रूप से अभी भी अपने साथ कुछ कीमती सामान ले जाने के बारे में सोच रहे होते। इस तरह थोड़े ही समय में लगभग 100 लोग अपने घरों से बाहर भागे और मुख्य सड़क पर पहले से इंतजार कर रहे ट्रकों में चढ़ गए। एक बार भरने के बाद वे कस्बे की ओर जाने के लिए तैयार थे। इस बीच गांव के पीछे सुनहरी बाधा में और भी दरारें आ गई थीं, जिससे किसी भी पल इसके ढहने की संभावना थी। लेकिन मुसीबत अकेले नहीं आती। मलबे का पहाड़ अभी भी बढ़ रहा था, जिसने सुरक्षा कवच पर दबाव को दोगुना और चौगुन कर दिया। ये दबाव जब जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोगों पर पड़ा तो ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी ट्रक से कुचला जा रहा हो, जिससे उन्हें अपने दांत इतनी जोर से भींचने पड़े कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। वे पीछे हटने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सुनहरी बाधा पल भर में चकनाचूर हो जाएगी और सारा मलबा तुरंत पूरे गांव को निगल जाएगा। गांव वाले अभी पूरी तरह से नहीं निकले थे, वे मौत का सामना करते हुए भी रक्षा की इस आखिरी लकीर को थामे रहेंगे। हालांकि जैसे जैसे मलबा और अधिक जमा होता गया, सुरक्षा कवच की ऊंचाई पहले ही 100 मीटर के करीब पहुंच गई थी और जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोगों पर दबाव पूरी तरह से उस सीमा को पार कर गया था जिसे आम लोग सहन कर सकते थे। इस पल जनरल हर्षवर्धन की आंखें खून की तरह लाल थीं और दांत भींचने से उनके मसूड़ों से भी खून बह रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है और अनुमान था कि वे जल्द ही अधिक भार से मर जाएंगे, उनका दिल और नसें फट जाएंगी। लेकिन ठीक जब जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोगों को लगा कि वे हार मानने वाले हैं, उनके पीछे से अचानक जोशीली आवाजों का एक सिलसिला आया। भारत का सिपाही लांस नायक संजू यहाँ खड़ा है, मौत तू पीछे हट जा। भारत का सिपाही चंदू यहाँ खड़ा है, मौत तू पीछे हट जा। भारत का सिपाही दीपक यहाँ खड़ा है, मौत तू पीछे हट जा। जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोगों ने आवाज की दिशा में देखा और उन नौजवानों को देखा जिन्होंने अभी अभी अपनी जिम्मेदारी वाले गांव वालों को बचाने का काम पूरा किया था और वे अलग अलग तख्ते लेकर दौड़ते हुए आ रहे थे। भारत का सिपाही यहाँ खड़ा है, मौत तू पीछे हट जा के उन नारों को सुनकर जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोगों को महसूस हुआ कि उनके शरीर में फिर से ताकत भर गई है।
जो कोई भी कहने की जुर्रत करता है कि 90 और 2000 के दशक के बाद पैदा हुए बच्चों में जोश की कमी है, मैं हर्षवर्धन सबसे पहले उससे असहमत होऊंगा। जनरल हर्षवर्धन ने अपना खून से भरा मुंह खोला और खुद को एक गाली देने से नहीं रोक पाए। शायद इन सिपाहियों के शामिल होने की वजह से ही जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोगों पर दबाव काफी कम हो गया था, जिससे उन्हें शिकायत करने की ताकत मिल गई थी। लेकिन चाहे जो भी हो, इन सिपाहियों के जुड़ने से सुनहरी बाधा में दरारों के फैलने की गति वास्तव में काफी धीमी हो गई। लेकिन इससे पहले कि वे खुश हो पाते, पीछे के पहाड़ की दिशा से एक और धरती हिला देने वाली आवाज आई, और यह आवाज पिछली उथल पुथल से कहीं ज्यादा थी। नागपुर गांव में हर कोई अपने पैरों के नीचे की जमीन को कांपते और थरथराते हुए महसूस कर सकता था, और गड़गड़ाहट की आवाज सुन सकता था। हर लहर पिछली से ज्यादा तेज थी। तेज शोर सुनकर करण ने तुरंत ब्रेक लगाए, फिर पेट्रोल कार की छत पर चढ़ गया और पीछे के पहाड़ की ओर 2 फ्लेयर्स दागे। जैसे ही फ्लेयर्स ऊपर चढ़े, मुख्य सड़क पर मौजूद सिपाहियों ने साफ देखा कि मलबे का एक समूह, जो पहले से भी बड़ा था, एक अजेय ताकत के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। करण कार की छत पर खड़ा फटी आंखों से कई सेकंड तक घूरता रहा, फिर लाउडस्पीकर उठाया और सब पर चिल्लाया, भागो, जल्दी भागो। अध्याय 535। जब तक मुझ रोशनी पाटिल में एक भी सांस बाकी है। 100 मीटर ऊंचा मलबे का सैलाब जनरल हर्षवर्धन के सामने खड़ा था, इसलिए वे बिल्कुल नहीं देख सकते थे कि पीछे के पहाड़ पर क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी अपने पिछले अनुभव के आधार पर वे कमोबेश अंदाजा लगा सकते थे कि क्या चल रहा है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत सभी सिपाहियों को चिल्लाकर कहा, बच्चों, अगर तुम मुझे अभी भी अपना कमांडर मानते हो तो मेरा आदेश सुनो और जल्दी बाहर भागो। जितना तेज हो सके उतना बेहतर। हालांकि उनके शब्द समुद्र में फेंके गए पत्थर की तरह थे, जिनसे कोई लहर नहीं उठी। वे सभी नौजवान जो यहाँ अपने शरीर का इस्तेमाल मलबे को रोकने के लिए कर रहे थे, उन्होंने जैसे अनसुना कर दिया। दांत भींचकर और जान लगाकर उस डगमगाते सुरक्षा कवच को सहारा देते रहे। हालांकि 100 मीटर ऊंचे मलबे के सामने उनकी ताकत कमजोर थी, लेकिन वे एक कदम भी पीछे नहीं हटे। क्या तुम अब मेरे आदेश भी नहीं सुनते? क्या तुम भगवान के खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? जनरल हर्षवर्धन गुस्से से भर गए और सीधे उन नौजवानों पर दहाड़े। लेकिन चाहे वे कितना भी गुस्सा क्यों न हुए हों, सिपाहियों ने बस उन्हें नजरअंदाज कर दिया। केवल जान लगाकर उस हिलते हुए सुरक्षा कवच को थामे रखा, 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। जनरल हर्षवर्धन गुस्से में थे लेकिन लाचार भी। आखिरकार ब्रिगेडियर चाणक्य बोले, बच्चों, तुम अभी जवान हो और तुम्हारे सामने एक बेहतरीन भविष्य है। कमिश्नर की बात सुनो, इस जगह को जल्दी छोड़ दो, बेकार के बलिदान की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, जैसे उनके शब्द सिर्फ हवा हो, पूरी तरह अनसुने। देश को अभी तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम यहाँ बेकार का बलिदान दोगे तो ये देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरी बात सुनो, जल्दी पीछे हटो। ठीक है। ब्रिगेडियर चाणक्य का मुख्य तरीका उनके जज्बात को छूना था, लेकिन नौजवानों की यह पीढ़ी जैसे बगावत के लिए ही बनी थी, जिसने सेना के 2 दिग्गजों के 2 अलग अलग तरीकों, एक सख्त और एक नर्म, को सीधे नजरअंदाज करना चुना। विशाल गड़गड़ाहट को करीब और करीब आते सुनकर महाराष्ट्र कमांड के दिग्गज इतने बेचैन थे कि लगभग खून की उल्टी करने वाले थे। फिर भी वे लाचार थे। वे केवल आहें भर सकते थे और पल भर में 10 साल से ज्यादा बूढ़े लगने लगे थे। जैसे ही गड़गड़ाहट करीब आने वाली थी, उन्होंने अचानक एक और बड़ा धमाका सुना, और यह आवाज पिछले धमाके से बिल्कुल अलग थी। हालांकि वे इसे ठीक से समझा नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें धुंधला सा महसूस हुआ कि इस धमाके की दिशा उनकी तरफ नहीं, बल्कि पहाड़ की चोटी की तरफ थी। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, मुख्य सड़क पर करण ने कई और फ्लेयर्स दागे। जैसे ही फ्लेयर्स ऊपर चढ़े, मुख्य सड़क पर मौजूद हर कोई जो अभी तक नहीं निकला था, उसने साफ देखा कि एक सेना का जवान कैम्फ्लाज छलावरण वाली वर्दी पहने और एक लंबी सीधी मुद्रा के साथ 100 मीटर ऊंचे मलबे के ढेर के ऊपर खड़ा था। भले ही यह सिर्फ पीठ का नजारा था, हर किसी ने उस शख्स को तुरंत पहचान लिया। वह गांव के कैंप की मुख्य कमांडर रोशनी पाटिल थी। आम लोगों की जुबान में डिवीजन कमांडर रोशनी, करण की जुबान में कर्नल रोशनी और जनरल हर्षवर्धन और अन्य अधिकारियों की जुबान में कैप्टन रोशनी। इस पल वह किसी उतरते हुए देवता की तरह थी। एक ऐसा मुक्का मार रही थी जिसने जबरदस्ती उस बढ़ते हुए मलबे को पीछे की ओर और तेजी से पहाड़ की चोटी की तरफ भेज दिया। अगर यह मलबा नवनिर्मित पहाड़ की चोटी को पार कर जाता तो वह चोटी के दूसरी तरफ बह जाता और इस तरह नागपुर गांव के लिए कोई खतरा नहीं रहता। अफसोस की बात सिर्फ ये थी कि हालांकि रोशनी पाटिल का मुक्का पहाड़ को चकनाचूर करने के लिए काफी था, लेकिन वह चीजों को टुकड़ों में तोड़ने में माहिर थी, टुकड़ों को एक साथ जोड़ने में नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो रोशनी पाटिल विनाश में बेहतरीन थी, लेकिन जब इन विशाल मलबे के ढेरों को नियंत्रित करने की बात आई तो उन्होंने खुद को कमजोर पाया। इसलिए उनका हर मुक्का हालांकि मलबे के एक हिस्से को पलट सकता था, लेकिन वह केवल एक हिस्सा था। कई किलोमीटर तक फैले भूस्खलन के लिए ये सचमुच एक रथ को रोकने की कोशिश करने वाले कीड़े जैसा था।
लेकिन इस समय जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोगों के लिए ये कुछ नहीं से बेहतर था। इसके अलावा रोशनी पाटिल की खड़े होने की जगह भी गांव के आखिर में थी, इसलिए हर बार जब वह मुक्का मारकर मलबे को पीछे धकेलती थी तो इससे जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोगों पर दबाव कम हो जाता था। लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा मलबा जमा हो गया था, जिससे सुरक्षा कवच में बहुत ज्यादा दरारें आ गई थीं और ऐसा लग रहा था कि यह टूटने ही वाला है। और इन दरारों को रोकने वाले सिपाहियों के माथे और गर्दन की नसें फूल गई थीं। फिर भी यह बेकार था, दरारें अभी भी तेजी से फैल रही थीं। ये देखकर रोशनी पाटिल के पास दौड़कर वहां जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। यहाँ के मलबे को थोड़ा पीछे धकेलकर इन सिपाहियों और सुरक्षा कवच पर से दबाव कम किया। इस तरह रोशनी पाटिल एक रिफूगर की तरह थी, जहां भी चीजें टूटती वहां मरम्मत के लिए दौड़ पड़ती थी, बेहद व्यस्त। गनीमत थी कि ज्यादातर गांव वाले पहले ही निकल चुके थे। उनका अनुमान था कि अगर वह 10 मिनट और डटी रही तो वह आखिरकार चैन की सांस ले सकती हैं। लेकिन ठीक जब वह और करण और बाकी लोग चैन की सांस लेने ही वाले थे, पीछे के पहाड़ के मलबे के ऊपर एक अप्रत्याशित बदलाव हुआ। एक भुपकाली बदबूदार आकृति अचानक रोशनी पाटिल के सामने थोड़ी दूर पर प्रकट हुई और फिर अपनी लाल आंखों से रोशनी पाटिल को टकटकी लगाकर घूरने लगी। गांव वाले जो पहले ही नदी के किनारे तक पीछे हट चुके थे, अधिक दूरी और सुनहरी बाधा की मध्यम चमक के कारण साफ नहीं देख सके कि वह काली आकृति क्या थी। वे केवल इतना जानते थे कि वह एक इंसान जैसा दिख रहा था। लेकिन करण बहुत अच्छी तरह जानता था कि वह चीज वही ज़ोंबी थी जिसे वे पहले जान लगाकर ढूंढ रहे थे। जिस पल उसने उस चीज को देखा, करण की भौहें अपने आप ढीली हो गईं। उसकी सोच भी सैन्य क्षेत्र के दिग्गजों जैसी ही थी। उसे हमेशा से विश्वास था कि कर्नल रोशनी उस दरिंदे को काबू कर लेंगी, और उसका तर्क भी उनके जैसा ही था। उसे लगा कि वह उस दरिंदे को ढूंढ नहीं पाई थी, न कि वह उस दरिंदे को हरा नहीं सकती थी। अब जब दरिंदा खुद सामने आ गया था और साफ तौर पर रोशनी पाटिल को मलबे को हटाने से रोकना चाहता था, तो वह अब रोशनी से भागेगा नहीं बल्कि उन्हें रोकने के लिए पास आएगा। इस तरह रोशनी पाटिल को स्वाभाविक रूप से उस दरिंदे को खत्म करने का पूरा मौका मिल जाएगा। और यही कारण था कि करण की भौहें ढीली हो गईं। लेकिन जो वह नहीं जानता था वह ये कि रोशनी पाटिल का माथा इतना सिकुड़ा हुआ था कि लग रहा था उसमें से पानी निचोड़ा जा सकता है। अपने सामने उस काली आकृति को देखकर रोशनी पाटिल का दिमाग तेजी से दौड़ा, ये सोचते हुए कि इस दरिंदे को कैसे रोका जाए। लेकिन काफी देर सोचने के बाद वह कोई बेहतर समाधान नहीं निकाल पाई, इसलिए उन्होंने मारो और भागो की रणनीति अपनाने का फैसला किया। मारो और भागो, फिर मारो, इस तरीके का इस्तेमाल करके उस मलबे को हटाते रहना जो नीचे लुढ़कने वाला था। बेशक अगर वह पहले से जमा हुए मलबे को भी हटा पाती तो ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होता। लेकिन दुर्भाग्य से रोशनी पाटिल इतनी बड़ी उम्मीद रखने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। मौजूदा स्थिति को बनाए रखना ही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। मन बना लेने के बाद रोशनी पाटिल ने उस दरिंदे को नजरअंदाज करने का फैसला किया और इसके बजाय अपनी मुट्ठी उठाई शुरुआती पर्वत भंजन के स्तर के साथ मलबे को पीछे धकेलना जारी रखने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी मुट्ठी उठाई, काला साया अचानक उनकी ओर लपका, उनके सिर पर एक मुक्का मारा। रोशनी पाटिल लाचार थी, वह चाहकर भी भाग नहीं सकती थी, इसलिए वह केवल मुड़ी और मुक्के को सीधे ले लिया। एक मुक्का जो पहाड़ को चकनाचूर कर दे। धड़ाम, एक तेज धमाके के बाद रोशनी पाटिल का शरीर हल्की सुनहरी रोशनी से जगमगाता हुआ जमा हुए मलबे पर भारी गड़गड़ाहट के साथ गिरा, जिससे सुनहरी बाधा लगभग टूट ही गई। ये कैसे मुमकिन है? करण की आंखें फटी की फटी रह गईं, अविश्वास में चिल्लाते हुए। इस पल उसे अचानक एहसास हुआ कि कर्नल रोशनी, जो उसके दिमाग में लगभग अजेय थी, उस दरिंदे का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा और उस दरिंदे ने कुछ और बार मारा तो भले ही कर्नल रोशनी इसे बर्दाश्त कर ले, सुनहरी बाधा नहीं कर पाएगी। तब क्या जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोग? ये सोचकर करण की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। और तभी जनरल हर्षवर्धन बोले, रोशनी बेटी, लड़ना बंद करो। तुम सिपाहियों और आम लोगों को लो और पहले पीछे हट जाओ। बेकार का बलिदान मत दो। जनरल हर्षवर्धन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मुझ रोशनी पाटिल में एक भी सांस बाकी है, मैं उस दरिंदे को नागपुर गांव में आधा कदम भी नहीं रखने दूंगी। रोशनी पाटिल उठी, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और उनके शरीर की चोटें नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगी। अध्याय 536। ऐसे हालात में अगर तुम भागोगे नहीं तो क्या यहाँ मरने का इंतजार करोगे? जमीन से उठने के बाद कर्नल रोशनी पाटिल ने उस दरिंदे से सीधे भिड़ने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि आगे की ओर कदम बढ़ाए। करीब कई गज आगे जाने के बाद उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़ा और सामने की चट्टानों पर जोरदार वार किया। दो जबरदस्त धड़ाम की आवाजों के साथ नागपुर गांव के आसमान में दो कान फोड़ देने वाले धमाके गूंज उठे। इस विस्फोट के बाद उनके सामने 10-12 मीटर के दायरे में फैला कीचड़ का सैलाब उल्टा बहने लगा और एक भयानक ताकत के साथ उस दरिंदे की ओर लपक पड़ा।
हो गया, कैप्टन करण शेरगिल ने ये देखते ही तालियां बजाते हुए उत्साह से कहा। इस पल जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोगों ने भी अपने कंधों पर से दबाव को काफी हद तक कम होते महसूस किया। नागपुर पुल के उस पार नदी के किनारे भाग चुके ग्रामीणों के चेहरों पर यह नजारा देखकर खुशी की लहर दौड़ गई। सबको यही लगा कि वह काला साया चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कीचड़ के इस सैलाब में दबने के बाद उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि इससे पहले कि वे खुशी मना पाते, उस विनाशकारी कीचड़ के बीच से एक काली आकृति बिजली की रफ्तार से बाहर निकली और पलक झपकते ही कर्नल रोशनी के बगल में आ धमकी। उसने अपने दोनों हाथों को घुमाकर रोशनी के सीने पर तेज प्रहार किया। इससे पहले कि रोशनी का दिमाग कुछ समझ पाता, उनके हाथ खुद ब खुद बचाव के लिए सीने के सामने आ गए और उस दरिंदे के हमले को मजबूती से रोका। लेकिन नतीजा वही रहा, रोशनी का शरीर एक बार फिर हवा में पीछे की ओर उड़ गया। मगर इस बार वह कीचड़ में नहीं गिरी, बल्कि उस सुनहरे सुरक्षा कवच को चीरते हुए सीधे जमीन पर आ गिरी। एक जोरदार धपक की आवाज ने उन जवानों का ध्यान अपनी ओर खींचा जो अपने शरीरों से कीचड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोगों ने साफ देखा कि रोशनी जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रही थी। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के उनके मुंह से सुर्ख लाल खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। पीछे के पहाड़ की बर्फीली जमीन पर वह खून बिखर गया जो बेहद डरावना लग रहा था। कर्नल रोशनी! सभी जवान एक साथ चिल्ला उठे, उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हालांकि वे मदद के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन उनके कंधों पर इतना भारी दबाव था कि वे केवल उस सुरक्षा कवच के नीचे खड़े होकर रोशनी के लिए तड़प सकते थे। रोशनी बेटी, जिद मत करो, तुम उस जानवर का मुकाबला नहीं कर सकती, जल्दी पीछे हटो। जनरल हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए चिल्ला कर कहा। उनके मुंह में भी खून का स्वाद घुल गया था। लेकिन ये सुनकर रोशनी ने एक कड़वी हंसी हंसी और कहा, अगर मैं चली गई तो उस दरिंदे को कौन रोकेगा। उस समय न केवल जवान पीछे हटने में असमर्थ होंगे, बल्कि आम लोग भी मौत के मुंह में समा जाएंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जनरल हर्षवर्धन खामोश हो गए। जो बड़े अधिकारी रोशनी को समझाने के लिए मुंह खोलना चाहते थे, उन्हें भी अपनी जुबान बंद करनी पड़ी। हाँ, अब उनका एकमात्र सहारा रोशनी ही थी। अगर वह भी पीछे हट गईं, तो क्या वह ज़ॉम्बी नागपुर गांव में घुसकर कत्लेआम नहीं मचा देगा। जनरल हर्षवर्धन ने देवांश ठाकुर से संपर्क करने के बारे में सोचा था, लेकिन जब देवांश गांव से बाहर कस्बे में कुछ खाने गया था, तो उनके अधीनस्थों ने इसकी सूचना दे दी थी। इसलिए वे अच्छी तरह जानते थे कि देवांश अभी गांव में नहीं है, वरना रोशनी को अपनी जान जोखिम में डालने की नौबत ही क्यों आती। और उनके पास रोशनी का संपर्क नंबर नहीं था, इसलिए ब्रिगेडियर चाणक्य खन्ना पहले ही जगदीश कपूर से संपर्क करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कई बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। हताशा में चाणक्य ने जगदीश को एक मैसेज भेजा था, इस उम्मीद में कि वह जल्द से जल्द देवांश से संपर्क कर सके और उसे बचाव के लिए गांव वापस बुला सके। लेकिन अब तक चाणक्य को जगदीश की ओर से कोई जवाब नहीं मिला था और स्वाभाविक रूप से देवांश भी नहीं पहुंचा था। रोशनी बेटी, देवांश से तुरंत संपर्क करो और उसे जल्दी वापस आने के लिए कहो। उसके पास इस जानवर से निपटने का तरीका है। जनरल हर्षवर्धन ने रोशनी की ओर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन रोशनी ने अपना सिर हिलाया, उनका चेहरा कड़वाहट से भरा था। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, और अगर होता भी तो वह एक वैद्य होकर यहाँ आकर क्या कर लेता, अपनी जान देने आता। रोशनी बेटी, वह असल में। जनरल हर्षवर्धन की बात ऊपर से आए एक जोरदार धड़ाम से कट गई। उन्होंने जल्दी से ऊपर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। रोशनी ने केवल एक नजर ऊपर डाली, फिर उनकी आंखें फैल गईं और वह बोली, जनरल साहब, क्या ये सुनहरा कवच मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट द्वारा विकसित कोई नया हथियार है? ये वास्तव में कीचड़ और उस जानवर को रोक सकता है? ये तो चमत्कार है। ये सच था। उन्होंने अभी अपनी आंखों से देखा था कि वह दरिंदा सुनहरे कवच से टकराया और उसे जबरदस्ती पीछे धकेल दिया गया। जरा सोचिए, उस जानवर का एक भूसा इतना था कि जिसे वह कर्नल रोशनी भी नहीं रोक सकी थी, फिर भी इस कवच ने उस भूसे को सहा और उस पर केवल एक हल्की खरोंच आई। ये देखकर रोशनी का हैरान होना लाजिमी था। रोशनी को लगा कि यह चीज मिलिट्री का कोई गुप्त हथियार है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बड़े अधिकारी और पुराने चीफ भी वहां मौजूद थे। वह जानती थी कि सुरक्षा इंतजाम हल्के नहीं होंगे। इसके अलावा वे जानते थे कि यहाँ एक ज़ॉम्बी है, तो उनका खाली हाथ आना नामुमकिन था। चूंकि वे तैयारी के साथ आए थे, तो यह चमत्कारी सुनहरा कवच स्वाभाविक रूप से उनका गुप्त हथियार होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जनरल हर्षवर्धन ने रोशनी की बात सुनी और समझ गए कि लड़की को गलतफहमी हुई है, इसलिए उन्होंने जल्दी से समझाया, नहीं, ये चीज असल में। धड़ाम, एक और जोरदार धमाका हुआ और जनरल हर्षवर्धन पर इतना भारी दबाव पड़ा कि वे सीधे 2-3 मीटर पीछे जा गिरे और जमीन पर भारी आवाज के साथ टकराए, मुंह से खून थूक दिया। रोशनी ने दौड़कर जनरल हर्षवर्धन को उठाया और जब तसल्ली हो गई कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने अपनी भौहें सिकुड़ी।
ऊपर कवच की ओर देखते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली और कहा, वह जानवर इस सुनहरे कवच को तोड़ना चाहता है। बोलने के बाद रोशनी ने सिर झुकाकर जनरल हर्षवर्धन से कहा, जनरल साहब, आप पहले आराम करें। थोड़ा ठीक होने पर सबको लेकर पीछे हट जाएं। मैं उस जानवर को उलझाए रखूंगी ताकि वह इस कवच पर हमला न कर सके। इतना कहकर रोशनी ने जनरल हर्षवर्धन के विरोध को अनसुना कर दिया और सीधे छलांग लगा दी। वह 100 मीटर ऊंचे सुनहरे कवच के ऊपर पहुंच गईं और हमला करने के लिए मुट्ठी उठाए उस जानवर को घूरने लगी। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। अरे नीच, तेरा मुकाबला मुझसे है। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, रोशनी प्रकाश की एक लकीर में बदल गईं और अपने पर्वत भंजन स्तर की साधना के साथ सीधे उस दरिंदे की ओर झपटी। रास्ते में ही रोशनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी और पूरी ताकत बटोर ली थी। पलक झपकते ही जब वे टकराए तो रोशनी का मुक्का पूरी ताकत से उस ज़ॉम्बी के मुंह से भिड़ गया। धड़ाम, काली रात के आसमान में एक तूफानी भारी आवाज गूंज उठी। उस दरिंदे का शरीर 7-8 गज पीछे हट गया, जबकि रोशनी का शरीर पृथ्वी से टकराते हुए धूमकेतु की रफ्तार से उस सुनहरे कवच को चीरता हुआ एक बार फिर जमीन पर आ गिरा। अत्यधिक गति के कारण हवा के घर्षण से उनके कपड़ों से हल्की चिंगारियां भी निकल रही थीं। गनीमत थी कि उनकी वर्दी फायरप्रूफ और वाटरप्रूफ थी, इसलिए थोड़ी बहुत जलन कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकी, जिससे शर्मिंदा होने वाली स्थिति नहीं बनी। लेकिन उन चिंगारियों को देखकर जनरल हर्षवर्धन और अन्य अधिकारियों को अचानक देवांश की पिछली चेतावनी याद आ गई, मीडियम रेयर, 70% पका हुआ। अगर रोशनी ने ऐसे ही कुछ और झटके खाए तो इतने उच्च तापमान के घर्षण से क्या वह सचमुच अधपकी नहीं हो जाएंगी। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, जनरल हर्षवर्धन और अन्य अधिकारियों को देवांश की ताकत की नई समझ मिली, यह मानते हुए कि वह अद्भुत से कम नहीं था। लेकिन जगदीश, तुम्हारा फोन अभी तक क्यों नहीं उठ रहा है? जनरल हर्षवर्धन ने रोशनी को गिरने के बाद जमीन से उठते देखा। वह उन्हें समझाने के लिए फिर से बोलने ही वाले थे कि उन्होंने देखा रोशनी एक आश्चर्यजनक रफ्तार से आसमान में उड़ गई और उनकी नजरों से ओझल हो गईं। लेकिन बहुत जल्द उन्होंने धरती को हिला देने वाली दहाड़ सुनी और फिर रोशनी के शरीर को एक बार फिर उल्कापिंड की तरह अपने सिर के ऊपर से गुजरते देखा। और इस बार नीचे गिरने के बाद रोशनी ने सीधे मुंह से खून थूक दिया। हालांकि वह जल्दी से जमीन से उठ गईं, लेकिन उनकी हरकतें पहले की तुलना में बहुत कम चुस्त थीं। साफ था कि इस वक्त वह गंभीर रूप से घायल थीं। बेटी, बस करो, अब और जिद मत करो। भले ही तुम्हारे पास तेजी से ठीक होने का हुनर है, लेकिन तुम इतनी लगातार चोटें बर्दाश्त नहीं कर सकती। जनरल हर्षवर्धन चिंता से जल रहे थे। वह दौड़कर ऊपर जाना चाहते थे और रोशनी को रोकना चाहते थे, लेकिन उस पिछले झटके ने उन्हें इतनी जोर से पटका था कि उठना भी मुश्किल हो रहा था। रोशनी को रोकना तो दूर की बात थी। और रोशनी अपने मुंह के कोने से खून पोंछने के बाद अपनी दृढ़ आंखों के साथ एक बार फिर 100 मीटर ऊंचे आसमान में कूद गईं। वह अपनी जान की बाजी लगाकर आम लोगों को निकालने के लिए समय खरीद रही थीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, डॉट डॉट डॉट, एक के बाद एक जोरदार धमाके गूंजते रहे। रोशनी बार बार जमीन में गहरे गड्ढे करती रहीं, फिर हर बार पिछली बार से धीमी गति से उस गहरे गड्ढे से बाहर निकलती। अपने टूटे और जख्मी शरीर को घसीटते हुए निडर होकर आसमान में छलांग लगाती, उस सुनहरे कवच की रक्षा के लिए मरते दम तक लड़ने की कसम खाए हुए। धड़ाम, काली रात में एक और जोरदार धमाका हुआ। इस बार रोशनी एक तोप के गोले की तरह जमीन की ओर गिरी और सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि नीचे गिरने से पहले उन्होंने पहले की तरह प्रभाव से बचने के लिए रक्षात्मक मुद्रा नहीं अपनाई थी। ये नजारा देखने वाले हर शख्स को पता था कि रोशनी का बचना अब बहुत मुश्किल है। नदी के दूसरे किनारे पर बाहरी लोगों के एक समूह ने ये दृश्य देखकर अब और संकोच नहीं किया। वे मुड़े और पास ही खड़ी अपनी कार की ओर चल पड़े। कर्नल, रोशनी का खेल खत्म, ये चक्कर बेकार गया। धत तेरे की कैसी बदकिस्मती है। रणवीर गिल ने दबी आवाज में गाली दी और तेजी से अपनी टोयोटा की ओर बढ़ा। सिर्फ वही नहीं, नदी के किनारे गाड़ी खड़ी करने वाले ग्रामीण भी ये नजारा देखकर बिखर गए और जान बचाकर कस्बे की ओर भागने लगे। हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्होंने एक आकृति को भीड़ के विपरीत दिशा में चलते हुए देखा, जो कस्बे की दिशा से आ रही थी। लेकिन आसमान इतना काला था कि वे उस व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं देख सके। लेकिन अब हर कोई अपनी जान बचाने की फिक्र में था। ऐसे उल्टी दिशा में जाने वाले यात्री की परवाह कौन करता। देवांश, तुम भी भाग निकले, और भी ज्यादा बदकिस्मती। रणवीर गिल ने उस शख्स को साफ देखने के बाद हल्की सी थूकते हुए कहा। उसका चेहरा नाराजगी से भरा था। देवांश ने यह सुना, रणवीर गिल पर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में पूछा, तुम फौजी नहीं हो? तुम आम लोगों से भी तेज क्यों भाग रहे हो? क्या तुम बेवकूफ हो? ऐसे हालात में अगर तुम भागोगे नहीं तो क्या यहाँ मरने का इंतजार करोगे? अगर तुम में दम है तो गांव में जाओ और लोगों को बचाओ। रणवीर गिल ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, ये सोचते हुए कि देवांश ये बेवकूफ पूरी तरह पागल है। देवांश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक साधारण सा वाक्य बोला, तुम जैसे काय को भविष्य में खुद को फौजी नहीं कहना चाहिए।
फौजियों को बदनाम मत करो। बोलने के बाद देवांश रणवीर गिल और उसके समूह की नजरों के सामने भीड़ के विपरीत दिशा में चला और गांव की ओर जाने वाले नागपुर पुल पर कदम रखा। उसका शरीर विशेष रूप से विशाल नहीं था, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ता रहा, 1 इंच के लिए भी बिना रुके। ये देखकर रणवीर गिल और अन्य लोगों ने दबी आवाज में बेवकूफ कहा। फिर टोयोटा में बैठे और नागवाड़ी टाउन की ओर गाड़ी भगा दी। अध्याय 537। दरअसल मैं लीड रोल निभाने में ही माहिर हूँ। कर्नल रोशनी पाटिल गहरे गड्ढे में लेटी थी, अपनी धुंधली होती नजरों से सामने की ओर हल्की सुनहरी रोशनी को निहार रही थी। हालांकि वह अपने शरीर के घावों को भरने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन गंभीर चोटें उनकी मरम्मत की सीमा से बाहर हो चुकी थीं। उनकी टूटी हुई बाहें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी गाड़ी ने गन्ने को कुचल दिया हो। खून बेतहाशा बह रहा था, जिससे असहनीय पीड़ा हो रही थी। फिर भी इसके बावजूद वह उस साधना तकनीक का प्रयोग कर रही थी जो उन्होंने पूरी ताकत से सीखी थी, और उनकी बाहों के टूटे हुए घाव दिखाई देने वाली गति से भर रहे थे। लेकिन जितनी तेजी से वे भरते, घाव उससे भी तेजी से फट जाते, जिससे रोशनी बार बार ठीक होने और घायल होने के बीच झूल रही थी। उनकी हालत और भी दयनीय हो गई थी। फिर भी इस हालत में भी रोशनी उस गहरे गड्ढे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। रोशनी, मैं मिलिट्री रीजन के कमांडर के तौर पर तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी के अभी बैठ जाओ और अपने घावों का इलाज करो। जनरल हर्षवर्धन ने पूरी ताकत से रोशनी पर चिल्लाते हुए कहा। रोशनी ने उनकी आवाज सुनी। उनकी दोनों टूटी हुई बाहें बेजान लटकी हुई थीं, और उन्होंने जनरल हर्षवर्धन की ओर देखकर एक दुख भरी मुस्कान दी। अंकल हर्षवर्धन, रोशनी शायद आपको निराश करेगी। मैं आपकी उम्मीद के मुताबिक महागुरु स्तर की दहलीज तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अंकल कृपया निश्चिंत रहें। मैंने कहा था कि जब तक मुझ में एक भी सांस बाकी है, मैं इस दरिंदे को नागपुर गांव में आधा कदम भी नहीं रखने दूंगी। मैं रोशनी पाटिल अपनी जान देकर भी उन लोगों की रक्षा करूंगी जिनसे मैं प्यार करती हूँ। इतना कहकर रोशनी ने जनरल हर्षवर्धन और अन्य लोगों की नाखुश नजरों के सामने अपने थोड़े कांपते पैरों को मोड़ा और छलांग लगा दी। एक बार फिर वह 100 मीटर ऊंचे प्रकाश कवच पर जा पहुंची, अपने बचे खुचे टूटे शरीर का उपयोग उस दरिंदे के अगले हमले को रोकने के लिए करने को तैयार। कर्नल रोशनी, कैप्टन करण शेरगिल अचानक उसी जगह प्रकट हुए जहां से रोशनी अभी अभी गई थी, और ऊंचे आसमान की ओर चिल्लाए। वह जितनी तेजी से हो सकता था दौड़े थे, लेकिन फिर भी एक कदम पीछे रह गए। बेहद हताश होकर उन्होंने अपने मुट्ठियों से जमीन को इतनी जोर से पीटा कि उनकी मुट्ठियों से खून बहने लगा, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर तक पीटने के बाद उन्हें अचानक कुछ याद आया। फिर वह उठे और प्रकाश कवच की ओर दौड़े। उन्होंने जनरल हर्षवर्धन की पिछली जगह लेने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया और उस लड़खड़ाते हुए कवच को मजबूती से सहारा दिया। कुछ ऐसे घर भी थे जिनके लकड़ी के मकान पिछले भूकंप के कारण ढह गए थे, और जवान अब उन्हें बचाने की हताश कोशिश कर रहे थे। उन्हें उनके लिए समय खरीदना था। अगर मरना भी पड़ा तो वह मोर्चे पर ही मरेंगे। रोशनी अभी कीचड़ के सैलाब पर खड़ी ही हुई थी कि वह सीधे लड़खड़ा गईं, लगभग अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिरने ही वाली थीं। आखिरकार खुद को संभालने के बाद उन्होंने दसियों मीटर दूर उस दरिंदे की ओर देखा, अपनी बर्फीली आंखों से उसके द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त करने का इंतजार करते हुए। जीवन और मृत्यु की कगार पर रोशनी को भी लाजिमी तौर पर अपनी जिंदगी की पुरानी बातें याद आने लगीं। वह 3 साल की उम्र में अनाथ हो गई थी। अनाथालय में उनके गुरु ने उन्हें गोद लिया था, और 13 साल बाद अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल करने के बाद वह जनरल हर्षवर्धन की कमान में शामिल हो गईं और सबसे कम उम्र की बाल सैनिक बनी। 10 साल में उन्होंने हजारों छोटे बड़े मिशनों को अंजाम दिया बिना एक भी असफलता के, और गरुड़ कमांडो फोर्स की लेजेंडरी कैप्टन बनी। अगर कोई मलाल था तो वह ये कि वह गरुड़ कमांडो फोर्स को सेना की प्रतियोगिता में सबसे नीचे होने के अपमान से नहीं उबार पाईं, और दक्षिण भारत मिलिट्री रीजन के सभी अफसरों और जवानों को गौरव नहीं दिला सकी। दूर खड़े उस दरिंदे को देखते हुए और उसकी अद्भुत युद्ध क्षमता के बारे में सोचते हुए रोशनी को उस लड़के की सलाह याद आए बिना नहीं रह सकी। वह अभी भी समझ नहीं पाई थी कि वह लड़का, जो सिर्फ एक वैद्य था, कैसे सटीक रूप से ये तय कर सकता था कि वह उस दरिंदे का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी वह मरने वाली हैं, इन बातों पर विचार करना बेकार है। ये सोचते हुए रोशनी ने देखा कि सामने वाला जानवर अभी भी अपनी जगह पर जमा हुआ है, और वह एक ठंडी आह भरे बिना न रह सकी। ए जानवर, अब किसका इंतजार कर रहा है? वह जानवर अभी भी नहीं हिला, बस वही सुन्न खड़ा रहा, और उसकी मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि वह कुछ हिचकिचा रहा है। ये जानवर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे थोड़ा डरा हुआ है? रोशनी ने अपनी बाहों में हो रहे भयानक दर्द को सहते हुए कहा। उनका चेहरा उलझन से भरा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं अपने शिखर पर थी तब तू नहीं डरा, तो अब जब मैं इस हालत में हूँ तो तू क्यों डर रहा है? अरे अब क्या सोच रहा है? जल्दी कर और अपना वार कर। जैसे ही उनकी आवाज शांत हुई, एक आवाज जो अभी अभी उनके दिमाग में गूंजी थी, अचानक उनके बगल में सुनाई दी। क्या यह मुमकिन है कि वह असल में मुझसे डर रहा हो?
आवाज सुनकर रोशनी अनजाने में ही लड़ने की मुद्रा अपनाना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों बाहें बेकार होने के कारण वह न केवल मुद्रा अपनाने में असफल रही, बल्कि हिलने डुलने के कारण दर्द से कराह उठी। तुम कहां से रेंग कर ऊपर आए? जल्दी नीचे क्यों नहीं जाते? तुम्हें पता है न कि वह जानवर कितना खतरनाक है? रोशनी ने देखा कि ये देवांश था और तब उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन इससे उनकी बाहों के दर्द में जरा भी कमी नहीं आई। रेंग कर? देवांश ये सुनकर भौचक्का रह गया। ये केवल 100 मीटर ऊंचा था, उसे अपनी शक्ति से उड़ने की भी जरूरत नहीं थी, वह आसानी से कूदकर ऊपर आ सकता था। तुम सच में पूछ रही हो कि मैं कहां से रेंग कर आया? छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से रेंग कर आए। अब जल्दी नीचे जाओ, वरना अगर उस जानवर ने कीचड़ की एक विशाल लहर उठा दी और वह तुम्हें लगी तो सच में तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। रोशनी ने जोर देकर कहा, लेकिन देवांश बस फीकी मुस्कान के साथ हंसा, जैसे उसने उनकी बातें बिल्कुल नहीं सुनी हो, और शांति से उनसे कहा, अपना मुंह खोलो। क्या? रोशनी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। क्या तुम्हें अभी भी अपनी बाहें चाहिए? देवांश ने चिढ़ते हुए पूछा, फिर दोबारा कहा, मुंह खोलो। रोशनी ने सुना और अपना सिर हिलाते हुए हंसने लगी। देवांश, मैं जानती हूँ कि तुम एक वैद्य हो, लेकिन मेरी दोनों बाहें पहले ही पूरी तरह से कट चुकी हैं, मांस और खून का लोथड़ा बन चुकी हैं। जब तक कि यह कोई पौराणिक जादुई गोली न हो, इसे ठीक करना नामुमकिन है। अपना समय बर्बाद मत, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती। देवांश ने उनका मुंह भींच लिया और फिर उन्होंने देखा कि देवांश ने चॉकलेट बीन जैसी एक औषधीय गोली उनके मुंह में डाल दी। तुम इतनी बकवास क्यों करती हो? देवांश ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से ढकी उंगलियों को छोड़ते हुए चिढ़कर कहा। शुरू से अंत तक उसने सामने वाले ज़ॉम्बी की ओर एक नजर भी नहीं डाली, जैसे कि उसका कोई अस्तित्व ही न हो। वह अब उसके भागने से नहीं डर रहा था, क्योंकि ऊपर आते ही उसने न केवल सुनहरे कवच को मजबूत करने के लिए लापरवाही से दर्जनों जेड पत्थर गिराए थे, बल्कि उस जानवर पर एक निशान भी लगा दिया था। वह जानवर चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, भले ही वह धरती के दूसरे छोर तक भाग जाए, देवांश को उसकी सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रोशनी ने देवांश को अपना चेहरा भींचते देखा और तुरंत गुस्से और शर्म से लाल हो गई। उसका हाथ झटकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उन्होंने पाया कि उसका हाथ पहले ही ढीला हो चुका था और उनका अपना हाथ वास्तव में पहले जैसा ठीक हो गया था और वह उसे अपनी मर्जी से घुमा सकती थी। अपनी ठीक हुई संगमरमर जैसी बाहों को देखते हुए रोशनी की आंखें फैल गईं, उनका चेहरा अविश्वास से भर गया, इतना कि वह कुछ बोली नहीं, बस अपनी बाहों और सामने खड़े देवांश को टकटकी लगाकर देखती रहीं। तुम किस स्तर के वैद्य हो आखिर? रुको, कहीं तुम परम वैद्य तो नहीं हो? रोशनी ने कहा, उनका जबड़ा हैरानी से लगभग नीचे गिर गया था। कैसा परम वैद्य? मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रही हो, देवांश ने कहा, फिर आगे बढ़कर ज़ॉम्बी की ओर चलने लगा। रोशनी ने ये देखा और जल्दी से देवांश का रास्ता रोक लिया। तुम क्या कर रहे हो? देवांश ने सामने वाले ज़ॉम्बी की ओर इशारा किया। उस दरिंदे को मारने जा रहा हूँ, और क्या करूँगा? तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, मुझे करने दो। तुम जैसी प्रतिभा को पूरी मानव जाति के काम आना चाहिए। अगर तुम यहाँ मारे गए तो यह मेरी, रोशनी पाटिल की सबसे बड़ी लापरवाही होगी, रोशनी ने कहा, फिर मुड़ी उस जानवर पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार। देवांश ने ये देखा और मुस्कुराते हुए पूछने से खुद को रोक न सका, गुस्ताखी माफ, तुम कहती हो कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो क्या तुम उसका मुकाबला कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोशनी के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि औषधीय गोली लेने के बाद उन्हें अपने पूरे शरीर में एक अटूट ताकत महसूस हो रही थी और लग रहा था कि उनकी साधना भी सूक्ष्म रूप से बढ़ गई है, फिर भी उन्हें भरोसा नहीं था कि वह उस जानवर से निपट सकती हैं। हालांकि मैं उसे हरा नहीं सकती, लेकिन अब तुम्हारी गोली की मदद से मैं उसे थका दूंगी, भले ही वह मुझे मार ही क्यों न दे। रोशनी भी ईमानदार थी, बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही थी, इसलिए तुम बिल्कुल भी मुसीबत में नहीं पड़ सकते। बोलने के बाद रोशनी ने आदेश दिया, तुम नीचे जाओ और पहले इंतजार करो। जब मैं टिक नहीं पाऊंगी तो तुम मुझे फिर से ठीक कर देना। जब तक हम सुबह तक टिके रहेंगे हम बच जाएंगे, फिर हम फाइटर जेट्स बुला सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम इस जानवर को बम से उड़ा नहीं सकते। रोशनी की बातें सुनकर देवांश पल भर के लिए अवाक रह गया। फाइटर जेट्स भेजना तो ठीक है, लेकिन तुम सच में मुझे सिर्फ एक वैद्य क्यों समझ रही हो? इसलिए देवांश ने सीधे रोशनी को थोड़ा एक तरफ धक्का दिया ताकि उसका रास्ता न रुके, और फिर उनसे उदासीनता से कहा, दरअसल मैं लीड रोल निभाने में ही माहिर हूँ। बकवास बंद करो। इस दुनिया में किसी के लिए भी हमला और बचाव दोनों में माहिर होना नामुमकिन है, क्योंकि यह उन्हें केवल एक हाइब्रिड बना देगा। तुम्हारी चिकित्सा विद्या इतनी अच्छी है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास आक्रामक शक्ति कम होगी, इसलिए समय बर्बाद मत करो। बस जैसा मैंने कहा है वैसा करो, मैं हमला करूंगी और तुम मेरे घावों को ठीक करने की जिम्मेदारी लोगे, रोशनी ने कहा, और वह आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन देवांश ने उन्हें सीधे रोक दिया।
खुद को देवांश द्वारा रोके जाने पर रोशनी ने नाखुशी से अपनी भौहें सिकोड़ी। मैंने कहा, क्या तुम बहादुरी दिखाना बंद कर सकते हो? तुम्हारे पास मरने के लिए कितनी जानें हैं? देवांश ने ये सुना और जिज्ञासा से पूछा, क्या तुम भी बहादुरी नहीं दिखा रही हो? तुम्हारे पास मरने के लिए कितनी जानें हैं? मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। रोशनी ने ठंडे स्वर में कहा, हम सभी माँ बाप की औलाद हैं, हम अलग कैसे हैं? देवांश ने कंधे उचकाते हुए पूछा, मैं एक फौजी हूँ। मेरे शरीर पर यह वर्दी और मेरा मिशन मुझे बताता है कि जब तक मैं मर नहीं जाती, मैं अपने सामने किसी भी आम आदमी को मरने नहीं दूंगी। ये है तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क, रोशनी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। ये सुनकर देवांश थोड़ा सन्न रह गया। उसे हमेशा रणवीर गिल और मेजर कुलकर्णी जैसे लोगों से चिढ़ रहती थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नियमित सेना में रोशनी पाटिल जैसे लोग भी हैं जो वास्तव में अपने जीवन और मृत्यु की परवाह न करने की हिम्मत रखते हैं। इससे उसे अचानक लगा कि ऐसे लोगों के समूह को सिखाना शायद बुरी बात नहीं होगी। कम से कम जब ये लोग दोबारा खतरे का सामना करेंगे तो उनके पास अपनी रक्षा करने की पर्याप्त क्षमता होगी और उन्हें प्रतिद्वंद्वी के साथ मरने मारने की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। ये सोचकर देवांश रोशनी की ओर थोड़ा मुस्कुराया, फिर उन्हें निर्देश दिया, तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है, ध्यान से देखो, मैं अगला दांव केवल एक बार सिखाऊंगा। अध्याय 538। चलो, वह जानवर मर गया, गांव वालों को घर जाने दो। देवांश के बोलने के बाद, इससे पहले कि रोशनी कुछ समझ पाती, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर 10 गज दूर प्रकट हुआ, रोशनी को भौचक्का छोड़ते हुए। धरती को सिकोड़कर एक कदम में नापना। देवांश ने एक कदम उठाने के बाद ज़ॉम्बी पर हमला करने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय वह नीचे झुका, जमीन को खींचा और एक विशाल पेड़ कीचड़ के सैलाब से जड़ सहित उखाड़ लिया गया, इतनी आसानी से जैसे कोई खेत से मूली उखाड़ रहा हो। देवांश उस ज़ॉम्बी को एक ही वार में मार सकता था, लेकिन उसे अचानक रोशनी को सिखाने का विचार आया, इसलिए उसने किसी मंत्र या आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने रोशनी के लिए एक एक दांव प्रदर्शित करने की योजना बनाई। कीचड़ से लगभग 100 मीटर लंबे विशाल पेड़ को देवांश द्वारा उखाड़ते देख रोशनी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकी, क्या यह मुमकिन है? हालांकि वह आसानी से एक विशाल पेड़ को लात मारकर गिरा सकती थी और एक बड़े पेड़ को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि वह कभी भी देवांश की तरह सहज नहीं हो सकती, न ही उसकी तरह तरल। क्या वह सच कह रहा है? क्या वह वास्तव में लीड रोल निभाने में माहिर है? रोशनी एक बार फिर सदमे से भर गई। ये कैसे संभव है? इस दुनिया में ऐसा कोई कैसे हो सकता है जो चिकित्सा और युद्ध कला दोनों को समझता हो? क्या ये चीटिंग जैसा नहीं है? रोशनी को अपने सामने सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उन्होंने देखा कि दर्जनों गज दूर खड़ा ज़ॉम्बी हिल गया। उसकी गति हमेशा की तरह तेज थी और वह देवांश की ओर लपका। इस गति को देखकर रोशनी का दिल बैठ गया। वह चिंतित थी कि देवांश मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए वह सतर्क हो गई और खुद को चेतावनी दी कि अगर देवांश को थोड़ी भी परेशानी हुई तो वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ेंगी। हालांकि जैसे ही उस जानवर ने चाल चली, देवांश भी हिल गया। देवांश ने 100 मीटर लंबे विशाल पेड़ को एक हाथ से पकड़ा और उसे उस जानवर की ओर घुमा दिया। क्योंकि पेड़ 100 मीटर लंबा था, भले ही देवांश की घुमाने की गति विशेष रूप से तेज नहीं थी, पेड़ की नोक अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चली, उस जानवर की गति से भी तेज। तो बस एक पल में वह जानवर देवांश के हाथ में मौजूद बड़े पेड़ से टकराया और फिर एक हाई स्पीड तोप के गोले की तरह पीछे पहाड़ पर कीचड़ के सैलाब में बुरी तरह से जा गिरा, जिससे 10 मीटर से अधिक व्यास का गड्ढा बन गया। बस एक पल में वह जानवर गहरे गड्ढे से बाहर निकला और देवांश पर हमला करना जारी रखा। लेकिन देवांश बस अपने हाथ में बड़ा पेड़ पकड़े हुए था और उसे उस जानवर पर पागलों की तरह पीट रहा था और घुमा रहा था, जिससे वह जानवर उसके पास बिल्कुल नहीं आ पा रहा था। बस कुछ ही मिनटों में वह जानवर एक पिंग पोंग गेंद की तरह देवांश के हाथ में मौजूद बड़े पेड़ से ऊपर नीचे घुमाया जा रहा था। अपना पिछला डरावना रूप पूरी तरह से खो चुका था। अगर उसे पता नहीं होता कि उस जानवर की ताकत और गति बिल्कुल कम नहीं हुई है, तो रोशनी सोचती कि क्या उसकी जगह कोई दूसरा ज़ॉम्बी आ गया है। जल्द ही देवांश ने एक बार फिर उस जानवर को गहरे गड्ढे में दे मारा और इस बार देवांश रुका नहीं। इसके बजाय उसने उस विशाल पेड़ को उठाया और उसे गहरे गड्ढे में धकेल दिया। एक पल में वह बड़ा पेड़ पतले कीचड़ को चीरती हुई एक तेज लोहे की छड़ की तरह विनाशकारी ताकत के साथ उस बड़े गड्ढे में जा धंसा, उस जानवर को कीचड़ और चट्टानों के नीचे दफन कर दिया। ये नजारा देखकर रोशनी की आंखें फैल गईं। क्या यह मुमकिन है? वह इतनी हैरान इसलिए थी क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि देवांश ने जो हरकतें और दांव दिखाए, वे पूरी तरह से उनकी मौजूदा ताकत से हासिल किए जा सकते थे। बस उसने शुरू से ही उस जानवर से निपटने के लिए ऐसे दावों का उपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचा था।
जंगल में एक बड़े पेड़ से उस जानवर को घायल करने में विफल रहने के बाद उसने लड़ने के लिए बाहरी वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ दिया था और इसके बजाय माना कि उसकी मुट्ठियां किसी भी चीज से अधिक भरोसेमंद हैं। उनकी लड़ाई के परिणामस्वरूप उसका शरीर चकनाचूर और जख्मी हो गया था, लेकिन वह जानवर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। जब तक उसने देवांश की लड़ाई नहीं देखी तब तक उसे अचानक एहसास नहीं हुआ कि उसकी लड़ने की मानसिकता शुरू से ही गलत थी। उसने सोचा कि देवांश उसे यही सिखाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह तो बस शुरुआत थी। दूर कीचड़ के सैलाब में अचानक हलचल हुई और एक काली छाया कीचड़ से बाहर निकली। पहले की तरह वह पूरी तरह से सुरक्षित थी और फिर लगभग बिना किसी ठहराव के वह देवांश की ओर लपकी। उसकी मौजूदा उपस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सोच रही है कि देवांश उतना भयानक नहीं है जितना उसने कल्पना की थी और वह उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। हालांकि जैसे ही वह देवांश के सामने पहुंचा और एक मुक्का देवांश के सिर पर लगने ही वाला था, देवांश ने 2 उंगलियां बढ़ाईं और उस जानवर के ना रुकने वाले मुक्के को आसानी से रोक दिया। देवांश के पीछे दर्जनों गज दूर कीचड़ में एक विशाल गहरा गड्ढा तुरंत फट गया, जिसका व्यास दर्जनों गज था, ये दिखाते हुए कि उस जानवर का मुक्का कितना शक्तिशाली था। हालांकि ऐसे मुक्के को देवांश ने आसानी से रोक लिया और फिर देवांश ने अपनी 2 उंगलियों को क्रॉस किया, उन्हें झटका दिया और एक विशाल बल ने उस जानवर को दर्जनों गज पीछे धकेल दिया। रोशनी ये नजारा देखकर एक बार फिर हक्की बक्की रह गईं। उनका मुंह इतना खुला था कि उसमें एक अंडा समा जाए। वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि उस जानवर का मुक्का कितना शक्तिशाली था। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपनी पर्वत भंजन स्तर की ताकत का इस्तेमाल किया तब भी वह उस जानवर के मुक्के की ताकत को नहीं रोक सकी। फिर भी देवांश ने इसे इतनी आसानी से रोक दिया। वह हैरान कैसे न होती। हालांकि इससे पहले कि वह अपने सदमे से उबर पाती, ज़ॉम्बी एक बार फिर देवांश की ओर लपका और उसकी गति स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में कुछ अंक तेज थी। यहाँ तक कि उसके बदबूदार कपड़े हवा से रगड़ खा रहे थे, जिससे चिंगारियां निकल रही थीं। ये नज़ारा देखकर रोशनी को आखिरकार समझ आ गया कि वह जानवर शुरू से ही अपनी ताकत छिपा रहा था। यहाँ तक कि जब वह उसे मारने ही वाला था तब भी उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। ये सोचते हुए रोशनी को अचानक गहरी निराशा महसूस हुई, यह महसूस करते हुए कि 20 साल से अधिक की कठिन साधना के बाद भी वह एक मामूली ज़ॉम्बी से कमतर थीं। लेकिन इससे पहले कि उनकी निराशा पूरी तरह से घर कर पाती, वह देवांश के अगले दांव से पूरी तरह सन रह गईं। जैसे ही ज़ॉम्बी अभी देवांश के सामने प्रकट भी नहीं हुआ था, देवांश ने अपनी चाल चल दी थी, ज़ॉम्बी की ओर दौड़ते हुए, और फिर बिजली की चमक में ज़ॉम्बी के आने वाले मुक्के से बाल बाल बचते हुए निकल गया। तुरंत देवांश अचानक मुड़ा, अपनी मुट्ठी खोली, उस जानवर के सिर के पीछे थप्पड़ मारा, उसका सिर पकड़ा और उसकी पिछली गति का उपयोग करते हुए उसे एक अतिरिक्त धक्का दिया। उसका चेहरा कीचड़ भरी जमीन पर जोर से दबाया, फिर उसे सीधे घसीटा। उसकी गति इतनी तेज थी कि बस पलक झपकते ही उसने उस जानवर के सिर को जमीन पर दर्जनों गज तक घसीट दिया था। अगर यह कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट होता तो उसका चेहरा शायद बहुत पहले ही टुकड़ों में बिखर गया होता, लेकिन वह जानवर साधारण नहीं था। उसका पूरा शरीर अविश्वसनीय रूप से सख्त था। कीचड़ भरी जमीन तो क्या, कंक्रीट का फर्श भी शायद उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन देवांश का इरादा उसे इस तरह नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वह बस रोशनी को सिखाना चाहता था कि अपने शरीर के भीतर की शक्ति का उपयोग करना कैसे सीखें। जब उस जानवर ने प्रतिक्रिया की और जमीन से उछला तो देवांश ने सीधे उसके पिछवाड़े पर लात मारी, उसे दर्जनों गज दूर उड़ा दिया। एक बार फिर उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखी। वह जानवर गुस्से से भर गया था। खुद को संभालने के बाद उसकी लाल आंखें चमकी, उसका आभामंडल तेजी से बढ़ा और फिर वह अचानक हिला। रोशनी ने यह भी नहीं देखा कि वह कैसे हिला कि वह पहले ही देवांश के सामने प्रकट हो गया था। नहीं, जल्दी छिपो। रोशनी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उनके सामने का नजारा जम गया। देवांश का फैला हुआ दाहिना हाथ 2 उंगलियों के साथ सटीक रूप से उस जानवर के सिर पर टिका था, उस जानवर को और आगे बढ़ने से रोक रहा था। फिर देवांश ने धीरे से अपनी उंगली को झटका दिया और एक हल्की धपक की आवाज हुई। उस जानवर के सिर में तुरंत एक छेद हो गया और उसके सिर के पीछे से एक हरा काला तरल पदार्थ बहने लगा, जिसमें से अविश्वसनीय रूप से बदबू आ रही थी। और वह जानवर देवांश के हल्के झटके के बाद अपनी जीवन शक्ति पूरी तरह खो बैठा पीछे की ओर जमीन पर गिर गया। मरने के बाद वह फिर से मर गया, सचमुच और पूरी तरह से मर गया। शुरू से अंत तक अब तक देखते हुए बस कुछ ही मिनटों में रोशनी को लगा कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। वह जानती थी कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह अभी ये दांव नहीं लगा सकती, लेकिन वह बहुत स्पष्ट थी कि अगर वह लगन से अभ्यास करती तो वह निश्चित रूप से ऐसा कर पाएंगी। खासकर अगर उन्होंने अपनी सारी ताकत को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना सीख लिया तो वह भी देवांश की तरह एक उंगली के झटके से आसानी से ज़ॉम्बी की खोपड़ी तोड़ सकती थी। इस तरह भले ही वह महागुरु स्तर तक न भी पहुंचे, वह आसानी से इस ज़ॉम्बी को हरा सकती थी।
जैसे ही वह हैरान हुई, देवांश ने चुटकी बजाई और एक बैंगनी लौ ने एक धूम के साथ उस जानवर को तुरंत भस्म कर दिया, राख भी नहीं छोड़ी। ये नज़ारा देखकर रोशनी को आखिरकार विश्वास हो गया कि देवांश वास्तव में लीड रोल निभाने में अधिक कुशल है। उन्हें यहाँ तक पक्का विश्वास था कि अगर देवांश नहीं चाहता कि वह उन दावों को स्पष्ट रूप से देखें, तो शायद उसे उस जानवर को एक ही लौ से पूरी तरह से जलाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये सोचते हुए रोशनी का दिल जोर से धड़कने लगा। देवांश ने लापरवाही से ताली बजाते हुए सीधे उनकी ओर कदम बढ़ाए और फिर पूछा, क्या तुमने साफ देखा? रोशनी ये सुनकर सदमे से सुन्न थी। उन्होंने बस सहज रूप से सिर हिलाया और जवाब दिया, मैंने साफ देखा। देवांश ने ये देखकर हल्का सिर हिलाया और फिर उनसे कहा, चलो, वह जानवर मर गया। गांव वालों को घर जाने दो। अध्याय 539। तुम्हें अभी भी इतना लो प्रोफाइल रहने की क्या जरूरत है? ये सुनकर रोशनी ने अनजाने में फिर सिर हिलाया। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने जोर से सिर हिलाते हुए उसे रोका, अभी नहीं। ये कीचड़ का सैलाब किसी भी पल सुनहरे कवच को पार कर सकता है और तब गांव वालों की जान पर बन आएगी। चिंता मत करो, जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोगों ने जरूर आसपास की रेस्क्यू टीमों से संपर्क कर लिया होगा और मुझे विश्वास है कि वे जल्द ही पहुंच जाएंगे। एक बार रेस्क्यू टीमें इस कीचड़ को साफ कर दे तो गांव वाले। कीचड़ का सैलाब। देवांश ने सीधे रोशनी की बात काट दी, फिर अपना हाथ उठाया और लहराया और अदृश्य ऊर्जा की लहरें पहाड़ की तलहटी से चोटी की ओर उमड़ पड़ी। इन ऊर्जा लहरों के प्रभाव से गांव के मुहाने से लेकर गांव के अंत तक का सारा कीचड़ पहाड़ के साथ साथ ऊपर की ओर बहने लगा। पलक झपकते ही पहाड़ की चोटी को पार कर गया और पीछे के पहाड़ की दूसरी तरफ चला गया। पीछे का पहाड़ साफ हो गया, जिससे पूरा गांव अब दबने के खतरे से बाहर था। ये सब करने के बाद देवांश ने उलझन भरे चेहरे के साथ रोशनी से पूछा, कीचड़ का सैलाब आया कहाँ से था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने ये नजारा देखा और वह बेहद हैरान रह गईं। यहाँ तक कि वह एक विशेषज्ञ जो एक मुक्के से पहाड़ तोड़ सकती थी, पूछने से खुद को रोक न सकी, देवांश, क्या ये सचमुच किसी इंसान की ताकत से मुमकिन है? देवांश मुस्कुराया लेकिन ये सुनकर चुप रहा। रोशनी ने अपने सामने खड़े उस नौजवान को देखा जो लगभग उनकी ही उम्र का था और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वह उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हैं। इसलिए उन्होंने भौहें सिकुड़ी और पूछा, देवांश, तुम आखिर हो कौन? देवांश ने जवाब नहीं दिया, केवल निर्देश दिया, बाद में चाहे कोई भी पूछे, बस कहना कि तुमने मुझे नहीं देखा और तुमने ये सब अपने दम पर हल किया है। क्यों? इससे पहले कि रोशनी अपना वाक्य पूरा कर पाती, देवांश की आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। रोशनी ने चाहे कितना भी ढूंढा, उन्हें देवांश नहीं मिला। क्या ये मेरा भ्रम था या ये सब मेरा बस एक सपना है? रोशनी ने काली रात को घूरते हुए अपने पैरों के पास बची कीचड़ की पतली परत को देखा और खुद से बड़बड़ाई। जैसे ही यह कीचड़ की परत, जो आधे मीटर से भी कम मोटी थी, पूरी तरह से गिर गई, सुनहरा प्रकाश कवच जैसे इशारे पर गायब हो गया और रोशनी भी जमीन पर उतर आई। जवान जो अपनी जान पर खेलकर डटे हुए थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुनहरा प्रकाश कवच अचानक गायब हो जाएगा और वे सभी आगे की ओर जमीन पर गिर पड़े। गनीमत थी कि कीचड़ नरम था और उनके पास आड़ के लिए दरवाजे के पल्ले थे, इसलिए वे सभी सुरक्षित रहे। सारा कीचड़ गायब होते देख सभी जवान शुरू में तो भौचक्के रह गए। फिर सुरक्षित रोशनी को देखकर वे तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था और वे रोशनी के चारों ओर जमा हो गए, उछलते और खुशी मनाते हुए, बार बार थके हुए चेहरों के साथ। कर्नल रोशनी, चिल्लाते हुए उनका मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया। जवानों को उन्हें इतना गले लगाते देख रोशनी के गाल हल्के से लाल हुए बिना न रह सके। अगर यह सचमुच उनका अपना काम होता तो उन्हें ऐसा न लगता, लेकिन इस बार ये साफ तौर पर उस आदमी का काम था। फिर भी उसने उन्हें किसी को न बताने के लिए कहा, जिससे रोशनी को इन जयकारों का सामना करते हुए बहुत अजीब लग रहा था। तुम स्पष्ट रूप से ध्यान का केंद्र बनने का मजा ले सकते थे और तुम्हारे पास स्पष्ट रूप से इतनी ताकत है, तो तुम इतने गुमनाम क्यों रहते हो? रोशनी ने गांव के प्रवेश द्वार की दिशा में देखा, पूरी तरह से उलझन में, साथ ही देवांश के बारे में गहरी जिज्ञासा से भरी हुई। नागवाड़ी टाउन, फौजी ढाबा, नाइट मार्केट, अंदर और बाहर लोगों से खचाखच भरा था। भले ही सुबह का समय था और भले ही बाहर की ठंडी हवा काट रही थी, जब तक मेज के नीचे कुछ कोयलों वाली अंगीठी थी, साल भर घर से दूर काम करने वाले नौजवान यहाँ बैठकर पीने और गपशप करने के लिए बेहद तैयार थे। ऐसा लग रहा था कि जब तक शराब और कबाब थे, ठंडी हवा को नजरअंदाज किया जा सकता था। जीवंत कमरे में एक दूरदराज का छोटा कस्बा होने के कारण कुल मिलाकर केवल 5 छोटी चौकोर मेजें थीं। आम दिनों में ये ठीक रहता, लेकिन छुट्टियों और त्योहारों के दौरान छोटी मेजें स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं थी, इसलिए 2 मेजों को एक साथ जोड़ना पड़ा था। इस पल कमरे में लोगों के एक समूह ने 2 मेजों को एक साथ जोड़ा था और कबाबों से भरी एक मेज का ऑर्डर दिया था। ज्यादा लोगों के साथ इतने सारे कबाबों का ऑर्डर देना स्वाभाविक रूप से समझ में आता था और न तो ग्राहक और न ही बॉस इससे हैरान थे।
लेकिन जिस चीज ने उनका ध्यान खींचा वह थी उनकी मेज पर करीने से सजी शराब की 4 बोतलें। जरा सोचिए, उनकी मेज पर मौजूद सभी कबाबों की कुल कीमत शायद शराब की 1 बोतल खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। फिर भी उन्होंने तुरंत 4 बोतलें निकाल लीं, जो बस अमानवीय रूप से खर्चीला था, जिससे बियर पीने वाले दूसरी मेजों के लोग बेहद जल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वे 2 मर्सिडीज बेंज कारें चला रहे थे, जिनमें से एक मर्सिडीज बेंज जी क्लास थी, तो उन्हें राहत मिली। अगर वे मर्सिडीज बेंज जी क्लास का खर्च उठा सकते हैं तो शराब की कुछ बोतलें पीने में क्या हर्ज है। बेशक शुरू में कुछ जलने वाले लोग थे जिन्होंने कहा कि कुछ लोग अब बस दिखावा करना पसंद करते हैं और विशेष रूप से नए साल के लिए घर लौटते समय दिखावा करने के लिए एक लग्जरी कार किराए पर लेंगे। अगर यह उस समय जैसा होता जब देशव्यापी तालाबंदी थी, आपको कार वापस करने से रोक दिया जाता, तो आप दैनिक किराए की फीस पर खुद रो पड़ते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मर्सिडीज बेंज जी क्लास पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, तो उन्होंने तुरंत अपने मुंह बंद कर लिए। आखिरकार एक कार जो अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुई है, उसे आपको किराए पर नहीं दिया जा सकता। ये केवल एक नई कार हो सकती है जो उन्होंने खुद खरीदी है। तो लोगों का एक समूह इन व्यक्तियों की पहचान के बारे में बेहद उत्सुक हो गया। किस तरह का परिवार 2-3 करोड़ की मर्सिडीज बेंज जी क्लास का खर्च उठा सकता है? जरा सोचिए, इस दूरदराज के छोटे कस्बे में ये कहना मुश्किल है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में 2 या 3 मिलियन भी कमा सकता है, जिससे 2 या 3 करोड़ की मर्सिडीज बेंज जी क्लास खरीदना नामुमकिन हो जाता है। तो ये पुराने दोस्त जो 1 साल से एक दूसरे से नहीं मिले थे, मूल रूप से इकट्ठा होना चाहते थे और पिछले साल बाहर अपने प्रभावशाली कारनामों के बारे में डींगे हाँकना चाहते थे। लेकिन उस मेज के लोगों का प्रदर्शन देखने के बाद उनकी डींगे हाँकने की इच्छा तुरंत खत्म हो गई। हालांकि वे जाने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि उस मेज की कोई भी महिला किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। इसलिए भले ही डींगे हाँकने के लिए कुछ भी न हो, यहाँ बैठकर अपनी आंखों को सुकून देना भी अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे वे देखते गए, उन्हें इस गहरे सच का गहरा एहसास हुआ, जब तक आपके पास पैसा है, आप सबसे सुंदर महिला को भी पा सकते हैं। मैंने कहा, देवांश, तुम्हें कॉल करने में इतना समय क्यों लगा? तुम कहीं उत्तरी म्यांमार तो नहीं अगवा कर लिए गए थे? लकी तनेजा ने कबाब पकड़े हुए कहा, उसकी बातें भरे मुंह के कारण दबी हुई थीं। मैंने कहा, लकी भाई, क्या तुम मेरे लिए अच्छी दुआ नहीं कर सकते? कमरे का दरवाजा का पर्दा उठा और देवांश बाहर से अंदर चला आया। उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी। लकी तनेजा ने सीधे एक कबाब चबाया, फिर समझाया, क्या यह मैं तुम्हारे लिए अच्छी दुआ नहीं कर रहा हूँ? मैंने पहले ही सोच लिया है। अगर तुम सचमुच उत्तरी म्यांमार अगवा कर लिए जाते तो मैं, लकी भाई, अकेले जाता, पूरे उत्तरी म्यांमार से लड़ता और तुम्हें सीधे बचा लाता। तुम काफी वफादार बच्चे हो, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, चलो पियो। लकी तनेजा ने देवांश के लिए एक गिलास शराब डाली, फिर उसे उठाया और देवांश के साथ गिलास टकराया। लेकिन देवांश ने अपना गिलास नहीं उठाया। इसके बजाय उसने अपना सिर हिलाया और हल्के से कहा, तुम्हें पता है, मैंने पीना छोड़ दिया है। तुम लोगों के साथ 3 ड्रिंक्स मेरी सीमा है। नहीं यार, सच में, नया साल है और यहाँ कोई बाहरी नहीं है और तुम केवल 3 गिलास पी रहे हो? लकी तनेजा ने हैरान चेहरे के साथ पूछा। इससे पहले कि देवांश बोल पाता, बलवंत ठाकुर बीच में बोल पड़े, ये सच है। उस लड़के ने नए साल के दिन मेरे साथ केवल 3 गिलास पिए थे। ये सुनकर लकी तनेजा ने बिना एक शब्द कहे देवांश के सामने वाला गिलास उठाया, फिर अपना सिर पीछे किया और सब पी गया। बाद में उसने देवांश का कंधा थपथपाया और बड़े भावुक होकर कहा, ये बात कि यह तुम्हें नहीं दिखा सकी, इसका मतलब है कि तुम सचमुच वापस आ गए हो दोस्त। मैं बहुत खुश हूँ। देवांश इस पर मुस्कुराया, उसका दिल बहुत गर्म महसूस कर रहा था। पास बैठी सिया ने यह नजारा देखा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल भी अविश्वसनीय रूप से कोमल था। उसे अपने दिल में कुछ गर्म और आरामदायक महसूस हुआ। और ठीक तभी बाहर हंगामा मच गया। दूसरी मेजों के लोग तमाशा देखने के लिए जल्दी से उठ गए। लकी तनेजा शराब की बदबू मारते हुए वह भी बाहर भागा, फिर जल्दी से वापस अंदर भागा। उसका चेहरा घबराया हुआ था और सबसे बोला, कीचड़ का सैलाब। उन्होंने कहा कि गांव में कीचड़ का सैलाब आया था और उन्होंने कहा कि कर्नल रोशनी को एक काले कपड़े वाले आदमी ने मार डाला। अध्याय 540। अब किसका इंतजार है? सिर्फ सोचो मत, कुछ करो। क्या कीचड़ का सैलाब? कहीं गांव वाले तो? बलवंत ठाकुर अपनी कुर्सी से उछलते हुए बोले और तुरंत बाहर की ओर लपके। इतने सालों तक गांव में रहने के बाद वह गांव वालों के मिजाज को कैसे नहीं जानते होंगे। वे ऐसे थे जो इतनी गहरी नींद सोते थे कि बादल गरजने पर भी न जागें। अचानक आए कीचड़ के सैलाब की तो बात ही छोड़िए, शायद वे हथौड़े से दरवाजा पीटने पर भी न सुने। लेकिन जैसे ही वह जाने वाले थे, देवांश ने उन्हें रोकते हुए कहा, शांत हो जाए पिताजी। आज के जमाने में क्या अफवाहें काफी नहीं हैं? क्या आप सच में ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं?
तुषार यादव ने भी हाँ में हाँ मिलाई। वाकई अगर सचमुच कीचड़ का सैलाब आया होता तो क्या गांव वालों के पास बाहर भागने का समय भी होता। ये सुनकर बलवंत ठाकुर ने तुरंत राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे उन दोनों की बातों ने उन्हें यकीन दिला दिया हो, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी गहरी चिंता थी। ये देखकर देवांश ने सबसे पूछा, क्या आप सबने खाना खा लिया? अगर हाँ तो चलो आज ऐसा करते हैं, वापस जाकर देखते हैं कि आखिर गांव में हुआ क्या है। जैसे ही उसने ये कहा सभी ने एक स्वर में सहमति जताई। यहाँ तक कि लकी तनेजा ने भी मुंह में खाना भरे हुए सिर हिलाया और फिर अस्पष्ट आवाज में बाहर चिल्लाया, बॉस पैक कर दो। जैसे ही समूह ने गांव की ओर गाड़ी बढ़ाई, उन्होंने देखा कि कुछ गांव वाले पहले ही वापस लौटने लगे थे। ये देखकर बलवंत ठाकुर बिना पूछे ही समझ गए कि खतरा टल गया होगा, वरना वे इतनी लापरवाही से नहीं लौट रहे होते। उनका दिल जो अधर में लटका था आखिरकार शांत हुआ। जब वे नागपुर पुल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी का किनारा लोगों से खचाखच भरा था। सभी वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कोई भी पहले पुल पार करके घर लौटने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भले ही पुल के दूसरी तरफ जवान लाउडस्पीकर के जरिए घोषणा कर रहे थे कि खतरा टल गया है, फिर भी वे आसानी से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। दरअसल जब दीपिका ठाकुर ने गाड़ी चलाकर पार करने की कोशिश की तो कई ग्रामीणों ने उसे रोक दिया। अरे दीपिका बेटी, वापस जाने की क्या जल्दी है? कौन जानता है कि आज रात फिर से कीचड़ का सैलाब आ जाए। बिल्कुल, तुम खुशकिस्मत थी कि उस समय वहां नहीं थी, वरना उस धरती को हिला देने वाले नजारे ने तो तुम्हारी रूह कंपा दी होती। मुझसे मत पूछो मुझे कैसे पता, मैं अब भी अपनी जान हलक से नीचे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा परिवार इतना अमीर है, खतरे में मत कूदो। जाओ एक रात बाहर रहो और फिर कल सुबह आकर स्थिति की जांच करना। गांव वालों की बकबक सुनकर दीपिका झिझक गई, इसलिए वह भौहें सिकोड़ने और देवांश की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी, इस उम्मीद में कि वह उसे कोई उपाय बताएगा। देवांश ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वे जवान हमें नुकसान पहुंचाएंगे? ये कहना मुश्किल है। क्या तब मेजर कुलकर्णी ने? दीपिका ने अपना सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, देवांश ने बीच में ही टोक दिया, खोटे सिक्के हर जगह होते हैं, तुम सबको एक जैसा नहीं मान सकती। देवांश का यह मानना पूरी तरह से इस वजह से था कि उसने व्यक्तिगत रूप से आम लोगों की रक्षा के लिए जवानों के निस्वार्थ और निडर कार्यों को देखा था। तो तुम्हारा मतलब है, चलो वापस चलते हैं, देवांश ने शांति से कहा। अगर जवान गांव में रहने की हिम्मत कर सकते हैं तो हमें किस बात का डर है? दीपिका ने फिर एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी नागपुर पुल के ऊपर से निकाल ली। उनके पहल करने के साथ जो लोग नदी के किनारे से देख रहे थे उन्होंने तुरंत झिझकना बंद कर दिया और उनके पीछे हुए एक आश्चर्यजनक रूप से देवांश के समान कारण के साथ, अगर ठाकुर परिवार के लोग जाने की हिम्मत कर सकते हैं तो हमें किस बात का डर है? जल्द ही हलचल भरा नदी का किनारा वीरान हो गया। देवांश के समूह के गांव में प्रवेश करने के बाद उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। गांव पहले की तरह ही शांत और सुस्त लग रहा था। अगर बीच बीच में जवानों को ऊपर नीचे दौड़ते हुए न देखा होता तो वे विश्वास नहीं करते कि गांव ने किसी आपदा का अनुभव किया है। और जब उनकी कार छोटे रास्ते में मुड़ी तो उन्होंने देखा कि लोगों का एक समूह उनके आंगन के गेट पर खड़ा है, जो विशेष रूप से उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था। ये जनरल हर्षवर्धन का समूह था, जिसमें रोशनी भी शामिल थी। तुषार यादव और अन्य लोग पहले रोशनी से नहीं मिले थे, इसलिए इस बार उन्हें देखकर उनके चेहरों पर प्रशंसा के भाव आए बिना नहीं रह सके। यहाँ तक कि वेदिका जैसी बड़ी सुंदरी भी रोशनी को देखने के बाद थोड़ा कमतर महसूस करने लगी। खासकर लकी तनेजा, जिसकी आंखें कार से बाहर निकलने के बाद रोशनी पर टिकी थीं। उसका चेहरा एक ऐसे भाव से भरा था जैसे वह बोलना चाहता हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हो, जिससे तुषार और देवांश चुपचाप एक तरफ हट गए, इस डर से कि कहीं दूसरे लोग उन्हें इस लकी तनेजा का जानकार न समझ लें। बलवंत ठाकुर के कार से बाहर निकलने के बाद देवांश ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, पिताजी, देखा, कर्नल रोशनी जिंदा और स्वस्थ हैं। उन्हें किस काले कपड़े वाले आदमी ने मार डाला? तो आप देखिए, उन बड़ा चढ़ाकर कही गई अफवाहों पर विश्वास मत किया करो। वाकई इन किसानों को बस बात का बतंगड़ बनाना पसंद है, जैसे वे दुनिया में तबाही देखना चाहते हों। बलवंत ठाकुर ने सिर हिलाते हुए शिकायत की। रोशनी, ये सुनकर रोशनी का चेहरा लाल हो गया और उन्हें बेहद अजीब महसूस हुआ। अंकल, वे बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहे थे, मैं सच में लगभग मारी गई थी। वह तो आपका बेटा था जिसने मुझे मौत के मुंह से खींच निकाला। इतनी रात हो गई है, आप लोग अभी भी मेरे घर पर क्यों हैं? क्या कुछ गड़बड़ है? देवांश ने शांति से पूछा, पीहू को गोद में लिए हुए। ओह, कुछ खास नहीं, बस इतना है कि पहले पीछे के पहाड़ पर कीचड़ का सैलाब आया था। हालांकि कर्नल रोशनी ने इसे रोक दिया, फिर भी हम चिंतित थे कि कहीं आपको कोई नुकसान न हुआ हो, इसलिए हम पूछना और आपको समय रहते मुआवजा देना चाहते थे, जनरल हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका रवैया बहुत ईमानदार था।
ये सुनकर रोशनी ने असली हीरो देवांश की ओर बेहद शर्मिंदगी के साथ देखा, लेकिन पाया कि उसने कोई असामान्य भाव नहीं दिखाया। बलवंत ठाकुर और उनकी पत्नी ने ये सुना और अच्छी सरकारी नीति की तारीफ की, फिर चारों ओर देखने लगे कि क्या कोई क्षतिग्रस्त जगह है। लेकिन चारों ओर देखने के बाद उन्होंने थोड़ी निराशा के साथ अपना सिर हिलाया, मन ही मन सोचते हुए, क्या आपको यकीन है कि कीचड़ का सैलाब आया था? मुझे तो इसका कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। अपनी उलझन के बावजूद उन्होंने जनरल हर्षवर्धन से कहा, घर सुरक्षित है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कोई नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन अब अंधेरा है, कल सुबह उजाला होने पर ध्यान से जांच करने में देर नहीं होगी, जनरल हर्षवर्धन ने जोड़ा। ये सुनकर देवांश को आखिरकार समझ आ गया, ये बूढ़े लोग यहाँ ये जांचने नहीं आए थे कि उसके घर को कोई नुकसान हुआ है या नहीं, वे पूरी तरह से मक्खन लगाने और निर्मल जल की कम कीमत वाली खरीद की भरपाई करने के लिए यहाँ थे। हालांकि देवांश ने उनका पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि उन्हें ये कहते हुए विदा किया, ठीक है, अगर कुछ हुआ तो हम कल बात करेंगे। ये देखकर कि देवांश ने उन्हें जाने का आदेश दे दिया है, जनरल हर्षवर्धन और अन्य लोग रुके नहीं और जाने के लिए मुड़ गए। रोशनी ने देवांश को बेहद जटिल भाव से देखा। जब देवांश की नजरें उनसे मिली तो उन्होंने चुपके से पीछे के पहाड़ की ओर देखा, फिर गहरे संदेह से भरी हुई मुनी और उनके पीछे चल दी। देवांश ने ये नजारा देखा और तुरंत समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बहुत शांत दिखाई दिया। हालांकि वह शांत था, लेकिन लकी तनेजा नहीं था। यहाँ तक कि जब जनरल हर्षवर्धन और उनका समूह मुख्य सड़क पर लगभग पहुंच चुका था, तब भी लकी तनेजा की आंखें रोशनी की पीठ पर टिकी रहीं, बिल्कुल नहीं हटी, जिससे तुषार ने लकी तनेजा को अपनी कोहनी से धक्का दिया और मजाक उड़ाया, अरे जाग जा, वह पहले ही बहुत दूर जा चुकी है। लकी तनेजा ने आखिरकार अपनी नजरें हटाईं और फिर थोड़ी हताशा के साथ कहा, वह औरत अभी बहुत ताकतवर है। कितनी ताकतवर? लकी भाई से भी ज्यादा ताकतवर, जो एक पूर्ण अंतर्शक्ति वाला मार्शल आर्टिस्ट है। तुषार ने चुटकी ली, लेकिन उन्हें अब एहसास हुआ कि लकी तनेजा वास्तव में थरकी नहीं हो रहा था, बल्कि सामने वाले के कौशल और ताकत का आकलन कर रहा था। लकी तनेजा ने सीधे अपना सिर हिलाया,